हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मेरा मूड खराब है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिनटिंग माउंटेन पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पे एक मास्टर बैठा हुआ था और उसके सामने 4 डिसाइपल खड़े हुए थे। वो चारों आपस में ही बात कर रहे थे कि सत्यवादी लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है और इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है सिवाय उनके सामना करने का। तीसरा बड़ा भाई जाके हमला करना चाहता था, लेकिन पांचवी छोटी बहन मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये उनका जाल भी हो सकता है क्योंकि वो दुनिया के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से एक हैं। इसलिए उन लोगों को मास्टर का ही इंतजार करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर हम लोग इस पूरी कॉमिक के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो पहले तो किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, लेकिन अब ये टाइम ट्रेवल करके एक ग्रेट डीमन बन चुका है जिसका नाम जी टियान डाओ है। मेन कैरेक्टर को अब से हम लोग जी टियान बोलेंगे। जी टियान के पास जी टियान डाओ की जितनी भी मेमोरीज थी वो सभी आ जाती है और उसे पता चलता है कि करीब 1 महीने पहले 10 एक्सपर्ट्स ने, जो कि दुनिया के सबसे फेमस राइटियस सेक्ट थे, उन लोगों ने जी टियान डाओ के खिलाफ एक जाल बिछाया और उसके साथ फाइट करी। जी टियान डाओ ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। वो मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पे वो 10 एक्सपर्ट वापस आ चुके हैं और वो लोग जी टियान डाओ के माउंटेन के ऊपर इकट्ठा अटैक कर दिए हैं। अब सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। जी टियान को पता चलता है कि जी टियान डाओ ने अपनी पूरी जिंदगी में 9 डिसाइपल बनाए थे और वो 9 के 9 डीमन है। साले जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे तबाही मचाते हैं। सबसे बड़ा डिसाइपल जिसका नाम जेंघाई था, उसने अपना सेक्ट बना लिया है जिसका नाम नीदरवर्ल्ड सेक्ट है। उसका सेक्ट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्ट माना जाता है और उसे दुनिया का पहला डिमोनिक सेक्ट माना जाता है। दूसरा डिसाइपल जिसका नाम यू सेंग रोंग है, उसे सॉर्ड डिमन के नाम से जाना जाता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ के सॉर्ड एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता है और अगर वो मना कर दे तो वो उन्हें मार देता है। छठवीं डिसाइपल जिसका नाम यी टियान जिन है, वो यान युवे पैलेस की एक लॉर्ड है और ऊपर से उनकी सपोर्टर भी है और वहाँ पे सभी फीमेल कैरेक्टर हैं और उसका निकनेम फेरी सूरा है। फिर सातवां डिसाइपल, इसे दुनिया का सबसे बड़ा विलन माना जाता है क्योंकि ये चालाकिया करता है और इसके पास ही दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने के मामले में यही सबसे बेस्ट है और इसने कई सारी जिंदगियां तबाह की हैं बस इंफॉर्मेशन देके, क्योंकि इसी की वजह से वॉर हुई है। नाम सियुया। जिसके बाद 8वां डिसाइपल, इसका नाम जू होंग होंग है। इसने 5 साल जी टियान डाओ के साथ बिताए थे, जिसके बाद इसने माउंटेन छोड़ दिया और अपनी ही गैंग शुरू कर ली और इसे टाइटल ऑफ इवल किंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 9वीं डिसाइपल, जिसने सबसे आखिर में सेक्ट को ज्वाइन किया था और इसका नाम युवान है और यही जी टियान डाओ की सबसे फेवरेट डिसाइपल थी। जी टियान डाओ इसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता था और ये अभी माउंटेन पे ही रह रही है। जी टियान मन के अंदर सोचता है कि जी टियान डाओ 1000 साल के आसपास जिंदा रहा था और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कल्टीवेटर माना जाता था, लेकिन जब से उसके डिसाइपल उसे छोड़ के गए हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और ऊपर से चैलेंज होने की वजह से वो और ज्यादा घायल हो चुका है। इस समय उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए जी टियान यहाँ पे बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है और सिर्फ मेमोरीज को इधर उधर चेक कर सकता है कि आगे क्या फैसला किया जाए। जी टियान के चारों डिसाइपल उससे पूछते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। 4th डिसाइपल, जिसका नाम मिंग सियिन था, वो बताता है कि कुछ ही देर में वो सभी एक्सपर्ट डिफेंस बैरियर को तोड़ के अंदर आ जाएंगे। 3rd डिसाइपल आगे से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे जाके 7th, 1st एंड 2nd ब्रदर को यहाँ पे ला सकता है, जिससे वो लोग उनकी मदद ले लेंगे। इसका नाम मूसेंग है। 5th डिसाइपल, जिसका नाम जाओ युवे है, वो जी टियान से कहती है कि अगर वो लोग उनकी मदद ले ले तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जी टियान उन लोगों को चुप रहने को कहता है और मन के अंदर सोचता है कि वो इन सभी विलेंस का मास्टर है, उसे पैनिक नहीं करना चाहिए। जी टियान उन लोगों से यही कहता है कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, उन्हें क्या लगता है कि वो जैसे चाहे वैसे अटैक कर पाएंगे और वो मन के अंदर सोचता है कि वो सबसे पहले डिसाइपल और 7th डिसाइपल को बेवकूफ नहीं बना पाएगा और अगर ये यहाँ पे इन्हें बता देता है कि इसकी कल्टीवेशन जा चुकी है तो राइटियस पीपल उन्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4th डिसाइपल पहले ही आके जी टियान को मार देगा। जी टियान उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें फुद्दू दिखता हूँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी मारा जाऊंगा? इस पे वो चारों सर झुका के कहते हैं कि नहीं मास्टर। जी टियान उन लोगों से कहता है कि जैसे ही तुम लोग अपने बड़े भाइयों की तरह स्पिरिट टेलीविजन रियलम के अंदर चले जाओगे, अपने बड़े भाइयों की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे, क्या मैं तुम्हें फिर भी कंट्रोल कर पाऊंगा? इस पे ये चारों कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो उनके पिता समान है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें धोखा नहीं देंगे। तो जी टियान लोगों से कहता है कि तुम जा सकते हो, मैं उन्हें खुद ही हरा दूंगा और वो सभी एक झटके के अंदर चले भी जाते हैं। जी टियान मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं बुढ़े ने यहाँ पे क्या बवाल मचा रखा है कि मुझे जैसा ऑफिस वर्कर यहाँ पे इनकी सफाई करे। खैर जी टियान यहाँ पे राइटियस एक्सपर्ट्स के बारे में सोचता है कि ये कुछ ही देर में अंदर आ ही जाएंगे, लेकिन तभी जी टियान के सामने सिस्टम का टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम पूरी तरीके से ओपन होता है। जी टियान को उसका स्टेटस दिखाया जाता है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 ही दिन बचे थे, बाकी आइटम कुछ भी नहीं था और उसकी जो पॉइंट वैल्यू थी वो भी माइनस में थी। तो जी टियान आगे से कहता है कि मैं घंटा को जो खाड़ पाऊंगा इनके साथ, लेकिन सिस्टम काफी ज्यादा दयावान था, जिससे सिस्टम को पता चलता है कि मेन कैरेक्टर न्यूबी है और उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो वो उसे न्यूबी पैक रिवॉर्ड दे देता है, जिसके अंदर से एक रिवल्सर कार्ड बाहर निकलता है जिससे वो अपनी लाइफ फोर्स को बढ़ा सकता है। साथ ही में 3 पीक स्टेट कार्ड निकलते हैं जिसका इस्तेमाल करने से जी टियान डाओ की
पीक स्टेट पे चला जाएगा सिर्फ 30 मिनट के लिए, जिसके बाद 5 फैटल ब्लॉक कार्ड मिलते हैं। ये पैसिव इफेक्ट है जिसकी मदद से टियान 5 फैटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। जी टियान ज्यादा नहीं सोचता है और वो जल्दी से रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल करता है अपनी लाइफ फोर्स को वापस पाने के लिए। इस एनर्जी का प्रभाव इन लोगों को भी महसूस होता है। थर्ड डिसेपल आगे से कहता है कि मास्टर ने हमें ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं सिखाई जिससे वो अपनी बैटरी को इतनी जल्दी से रिचार्ज कर ले। उनके पास कई सारी टेक्निक अभी भी हैं। फिफ्थ डिसेपल आगे से कहती है कि हाँ, मास्टर के पास बहुत ज्यादा टेक्निक्स अभी भी हैं। वो इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद खुद को रिकवर कर ले रहे हैं। फोर्थ डिसेपल आगे से कहता है कि हैरान होने की बात नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो नाइन्थ डिसेपल से पूछता है कि तुम्हें तो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा मूव इस्तेमाल करने वाले हैं? लेकिन नाइन्थ डिसेपल आगे से मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी बाहर के जो एक्सपर्ट थे वो आगे से कहते हैं कि तुम सभी डीमंस जल्दी से बाहर निकलो और मारे जाओ। फोर्थ डिसेपल आगे से कहता है कि इसका नाम जाओ जिनफेंग है, जिसने हाल ही में ही डिवाइन कोड रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया है। इसकी कल्टीवेशन हमारी जूनियर सिस्टर के बराबर की भी नहीं है, तब भी इतना ज्यादा उड़ रहा है। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये है कि ये सभी इकट्ठा आए हुए हैं। अगर ये सभी अंदर घुस जाते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड डिसेपल आगे से कहता है कि हम लोग अपने बड़े भाइयों के ऊपर भी कोई यकीन नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ मास्टर के स्ट्रेटेजी के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। फोर्थ डिसेपल कहता है कि अगर हालात बिगड़े तो हम सभी भाग सकते हैं, कौन हमें रोक पाएगा। थर्ड डिसेपल आगे से कहता है कि मास्टर ने अभी तक मुझे कोई वेपन नहीं दिया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। फिफ्थ डिसेपल उससे कहती है कि एक टूटा हुआ वेपन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा बढ़ के है क्या? तभी नाइन्थ डिसेपल जो अपनी मास्टर की सबसे ज्यादा चाहती है वो उन लोगों से कहती है, क्या तुमने कभी भी मास्टर के साथ लड़ने के बारे में सोचा भी है? वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं हमें अपनी टेक्निक सिखाने में, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिफ्थ डिसेपल आगे से कहते हैं कि तुम यहाँ पे सबसे हाल ही में आई हो और सबसे छोटी हो, तुम्हें नहीं पता है कि मास्टर हमें पहले कितना ज्यादा तड़पाया करते थे, लेकिन क्या करे, उसी की वजह से हम लोग ताकतवर ही बने हैं। फिर हम लोग जी टियान को देखते हैं और इसे बुढ़ापा भा नहीं रहा था क्योंकि ये पिछली जिंदगी में 30 के आसपास होगा, लेकिन अभी उम्र ज्यादा होने की वजह से इसकी हड्डियां कड़कड़ा रही थी। खैर जी टियान को पता चलता है कि वो सिस्टम के अंदर से वेपन और कई सारी चीजें खरीद सकता है मॉल के जरिए, यहाँ तक कि वो कई टाइप के कार्ड्स भी खरीद सकता है अगर वो दिमाग का सही से इस्तेमाल करे। अब उसी टाइम पे बाहर की तरफ जितने भी कल्टीवेटर थे वो कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो रहे थे और वो धड़ाके से डिफेंस बैरियर के ऊपर हमले करे जा रहे थे। और उसी टाइम पे वहाँ पे चारों डिसेपल आ जाते हैं और नाइन्थ डिसेपल जी टियान से कहती है कि आप जवान हो गए हैं मास्टर। जी टियान नाइन्थ डिसेपल को अपने पास बुलाता है और सोचता है कि पता नहीं बूढ़े डेमन के पास कोई जेंटल साइड होगी या नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो नाइन्थ डिसेपल को काफी अच्छे से ट्रीट करता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वहीं पे थर्ड डिसेपल जी टियान से कहता है कि मैं फिर भी आपसे साथ लड़ना चाहूंगा, भले ही मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाऊं। लेकिन जी टियान उसे देखता है तो थर्ड डिसेपल अपनी नजरें घुमा लेता है और उन चारों को बताता है कि उसके पास तरकीब है एनिमी को हराने की। वो चारों उसके साथ आखिरी कोने तक चले। वहाँ के जितने भी सेक्ट लीडर और सेक्ट मास्टर थे वो सभी आगे से कहते हैं कि हमला करते रहो, बैरियर जल्दी ही टूटने वाला है। वहीं पे वो सभी डिसेपल लगातार हमले करे जा रहे थे डिसेपल को बैरियर को तोड़ने के लिए। अब इसके बाद हम लोग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसेपल को देखते हैं जिसका नाम जाओ जीफेंग है। इसकी शकल याद रख लो, ये आने ही ये जरूरी है। कुछ ही देर में वहाँ पे जी टियान आ जाता है जो कि बैरियर के कोने में खड़े हो जाता है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि 1 महीने से तुम्हें देखा नहीं, ऐसा लगता है कि तुम दोबारा जवान हो चुके हो। इस पे जी टियान उससे कहता है कि कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो मोटे। तो सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुमने इतने सारे विलन पाल रखे हैं कि वो साले बाहर की तरफ उधम मचा रहे हैं, अगर सरेंडर कर दो तो फिर मैं तुम्हारी लाश को 1 पीस में छोड़ सकता हूँ। अब इसके बाद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट और जी टियान के बीच में हल्की सी बहस हो जाती है जी टियान की डिसेपल्स को लेके कि वो बाहर इतना ज्यादा उधम मचा रहे हैं कि बाहर की तरफ अकाल पड़ चुका है और लोग मर मर रहे हैं। जी टियान आगे से साफ कह देता है कि वो मेरे डिसेपल है, हागेंगे वे तो मैं ही साफ करूंगा, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ डिसेपल जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी वो यही सोचता है कि मास्टर यहाँ पे बहस क्यों कर रहे हैं, क्या वो कुछ ज्यादा ही घायल है कि वो फाइट नहीं कर पाएंगे इन दसियों के साथ। लेकिन तभी जी टियान बैरियर से बाहर निकल जाता है और उन लोगों से कहता है कि दिखाओ भाई कैसे अटैक करने वाले हो। तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने वाला था जो कई सारे डिसेपल्स की एनर्जी को मिला के होता है, इसीलिए सभी डिसेपल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मास्टर इस अटैक को रोक भी पाएंगे, यहाँ तक कि प्रिमोर्डियल स्पिरिट एलिब्रेशन का एक पीक स्टेट बंदा भी इसे रोक नहीं पाएगा। वह भी जी टियान सोचता है कि अब जलवा दिखाना ही पड़ेगा, तभी सिस्टम जी टियान को साइड क्वेस्ट भी देता है कि अपने सभी डिसेपल्स को असली रंग दिखा दो अपने। जी टियान आगे से कहता है कि ये भी बढ़िया चीज है, जिसके बाद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट वाले अपने सभी अटैक मिलाते हैं और जी टियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बाकी जितने भी डिसेपल थे उन्हें चिंता होने लगती है क्योंकि जी टियान कुछ कर नहीं रहा था, तो ये सभी अपने अपने अटैक कर देते हैं जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अटैक
अटैक से टकराने वाला था। जेटियन मन के अंदर सोचता है कि ये साले विलन ही रहेंगे, इन्हें मेरी चिंता नहीं है, मेरे ट्रेजर से है कि अगर मैं मर गया तो अपने ट्रेजर्स को भी साथ लेके जाऊंगा। खैर वो सभी अटैक आपस में लड़ते हैं और उनके अटैक आपस में मिल जाने की वजह से माउंटेन के ऊपर जो बैरियर था उसके ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं। इससे जेटियन और ज्यादा निराश हो जाता है। ये सोचता है कि ये साले मेरे किसी काम के नहीं है, बस परेशानी बढ़ा रहे हैं। खैर हेवनली स्वॉर्ड से जितने भी डिसाइपल थे वो सभी यही सोचते हैं कि ओल्ड डेमन अब बुढ़ा चुका है और उसके पास जान नहीं बची है, तभी उसके डिसाइपल उसकी मदद कर रहे हैं। सेक्टर मास्टर भी जेटियन से कहता है क्या हुआ बुढ़े, दम नहीं है क्या तेरे अंदर? वह पे जेटियन मन के अंदर सोचता है कितने पुराने ताने हैं, मैं उब गया हूँ, ऑफिस के अंदर बहुत सुनाता था बॉस। खैर मुझे यहाँ पे पीक स्टेट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जाकि मैं इन लोगों को जल्दी से निपटा सकूं। खैर फोर्थ डिसाइपल जेटियन से कहता है कि अगर ये लोग कुछ ज्यादा ही हो रखे हैं तो हम मदद करना चाहते हैं। जेटियन मन के अंदर सोचता है कि पीक स्टेट कार्ड काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम देंगे, अगर ये साले बीच में आ जाते हैं तो मैं इन्हें भी निपटा दूंगा और मुसीबत ही बढ़ेगी। इसीलिए वो गुस्सा होकर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे काम में दखल ना दो, लौट जाओ वापस। तो ये आगे से माफी मांगते हैं बीच में दखल अंदाजी करने के लिए। लेकिन फोर्थ डिसाइपल जेटियन से कहता है कि आप अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। थर्ड डिसाइपल आगे से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन फिफ्थ डिसाइपल जेटियन से कहती है कि अगर आप हमें सभी स्किल और सभी वेपन हमारे हवाले कर देते हैं तो फिर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने को। जेटियन पीछे मुड़ता है और नाइन डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या, अगर तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो फिर कह सकती हो। तुम्हारे जो भी बड़े भाई थे वो काफी ज्यादा आसानी के साथ उनके मन में जो आ रहा है वो कह दे रहे हैं। कई सिस्टम जेटियन को यहाँ पे एक रिवॉर्ड देता है, ट्रूथ ऑफ आई, जिसकी मदद से वो दूसरे लोगों के दिमाग में झांक के देख सकता है कि क्या चल रहा है और ये हमेशा के लिए था। अब ट्रूथ ऑफ आई की मदद से जेटियन को पता चल जाता है कि नाइन्थ डिसाइपल की लॉयल्टी 60% है, जो अभी भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और नाइन्थ डिसाइपल जेटियन से कहती है कि वो कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेगी। वह फोर्थ डिसाइपल की लॉयल्टी 15% थी बस, जो लगातार गिरते हुए जा रही थी। थर्ड डिसाइपल की 23 थी जो लगातार गिरते हुए जा रही थी और फिफ्थ डिसाइपल की 35 थी जो लगातार गिरते हुए जा रही थी। सिस्टम जेटियन को ये भी बता देता है कि लॉयल्टी रेट अगर 0 तक पहुंच जाएगा तो ये डिसाइपल दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं और जेटियन के दुश्मन में बन सकते हैं। अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है तो वो एब्सोल्यूट लॉयल्टी होगी, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जेटियन और तुम्हें सारी चीजें समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे खेला क्या हो रखा है और वो उन तीनों डिसाइपल से कहता है कि मैं घायल भरे जरूर हूँ। वह पे इन पांचों की लॉयल्टी 5% से नीचे गिर जाती है और जेटियन आगे से पिक स्टेट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी औकात भूल जाओ और डिसओबीडेंट हो जाओ। वह पे पिक स्टेट कार्ड जैसे ही जलवा दिखाता है तो जेटियन की पीक स्टेट रिलीज होती है और बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। पावर रिलीज होने की वजह से इन तीनों को झटके लगते हैं और ये पीछे जाके गिरते हैं। नाइन्थ डिसाइपल को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो फेवरेट है और लॉयल्टी 60% से भी ऊपर है। खैर फोर्स की वजह से ये सभी हवा में उड़ने लगते हैं और ये तीनों दूर जाके गिरते हैं और पनिशमेंट मिलने के बाद ये तीनों घुटने पे आ जाते हैं और माफी मांगते हैं गलती के लिए। फिर नाइन्थ डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। खैर इसके बाद हम लोग जेटियन डाओ को देखते हैं और वो आगे से कहता है कि यही तो मजा है पीक स्टेट में होने का। खैर जेटियन की पावर की वजह से उसका जो बैरियर था वो पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन बैरियर टूटने की वजह से जो पावर का प्रेशर इन लोगों को महसूस हो रहा था, इन्हें समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने गलती कर दी है यहाँ पे आके। वैसे ये तीनों डिसाइपल आगे से माफी मांग रहे थे तो जेटियन इन लोगों से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो उन लोगों के पास थोड़ा सा प्रेशर मारता है और ये उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। खैर जेटियन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था, इसलिए उसे जल्दी ये कचरा साफ करना था, इसलिए वो उड़ते हुए ऊपर जाता है और वहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करता है। 100 एलिब्यूशन ऑफ अंडरवर्ल्ड थर्मा बॉडी, ये काफी ज्यादा जरूरी है इस मानवा के अंदर क्योंकि इसी से ही कल्टीवेटर की पावर का अंदाजा लगाया जाता है। जितनी ज्यादा बड़ी तुम्हारी धर्मा बॉडी होगी उतनी ज्यादा ताकतवर तुम होगे और साथ ही में पत्तियां भी, जिस कमल के ऊपर ये धर्मा बॉडी बैठी होती है। जेटियन की धर्मा बॉडी देख के ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी अपनी धर्मा बॉडी निकाल लेते हैं और फाइट बैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जेटियन की धर्मा बॉडी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूछो ही नहीं, इन सभी की धर्मा बॉडी धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगती है। हम लोग जीफेंग को देखते हैं और उसे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन उसे छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे वो सभी प्रेशर की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो जा रहे थे और मरते जा रहे थे। और वो सभी लोग यही सोच रहे थे अगर ये इतना ही ज्यादा शक्तिशाली था तो 1 महीने पहले ये सभी टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल की, क्या हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वह सेक्टर मास्टर जेटियन से कहता है कि तुम तो शॉर्ट पसंद करते थे ना, तो जेटियन आगे से कहता है तो फिर मैं शॉर्ट इस्तेमाल करूंगा और वो शॉर्ट निकाल लेता है और ये शॉर्ट इनपरफेक्ट हेवन फेवर से बनी हुई थी। थर्ड डिसाइपल जैसे ही इस शॉर्ट को देखता है तो वो बताता है कि ये सबसे
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है टियानी। थर्ड डिसाइपल को ये टेक्निक सीखनी थी, लेकिन जीटियन ने उसे कभी सीखा ही नहीं थी। फोर्थ डिसाइपल मन के अंदर सोचता है कि ये धर्मा बॉडी सबसे पावरफुल धर्मा बॉडी है, लेकिन इसके साथ में इनपरफेक्ट जो हेवंस फेवर है वो भी लाजवाब है। फिफ्थ डिसाइपल यही सोचती है कि यही वो अल्टीमेट टेक्निक है जिसका मास्टर हमें बता रहे थे, और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब शुरुआत से ही गलत है जीटियन को लेके। जीटियन अब आगे से अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल करने वाला था, तो ये सभी दुम दबाते हुए वहां से भाग लेते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जीटियन आगे से शॉर्ट स्लैश मारता है तो शॉर्ट स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने की तरफ से जितने भी लोग थे वो सभी बीच से अलग हो जाते हैं, हाथ पैर अलग कट के जा रहे थे। हालांकि सेक्टर मास्टर इस अटैक से बच लेता है और तेजी के साथ भागने लगता है। बचे कुछ जो भी 10 मास्टर वहाँ पे बचे हुए थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, जिसके बाद जीटियन यहाँ पे जेनिथ लेवल का ट्रायल कार्ड इस्तेमाल करता है। जेनिथ का इस्तेमाल करने से जो एनर्जी आसपास होगी वो इतनी ज्यादा तरीके से रेप्लिनिस्ट होगी कि वो इधर उधर फैलने लगेगी, और हम लोग देखते हैं कि जीटियन की एनर्जी इतनी ज्यादा अजीब तरीके से फैल रही थी कि वो चारों तरफ जा रहे थे, और जो भी उस एनर्जी से टकराता वो बीच से ही अलग हो जाता, और जो बचे कुछ सेक्टर थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। जीटियन के पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही कार्ड बचे हुए थे, इसलिए उसे ये सब कुछ जल्दी करना था। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि भागना चाहते हो। अब इसके बाद हमें एक बतख दिखाई जाती है जो उन्हीं के आसपास ही थी, और पलक झपकते ही उस बतख के कपड़े फट जाते हैं क्योंकि जीटियन की स्पीड इतनी ज्यादा थी। थर्ड डिसाइपल आगे से कहता है कि ये डिवाइन टेक्निक है। फोर्थ डिसाइपल आगे से कहता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, चाहे भागना हो या फिर मारना हो, ये टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, लेकिन इस टेक्निक का एक ही ड्रॉबैक है कि एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। इसलिए फोर्थ डिसाइपल बाकी भाइयों से कहता है कि हमें भाग लेना चाहिए। फिफ्थ डिसाइपल मन के अंदर सोचते हैं कि आपने पास जब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी तो बड़े भाई जब सेक्ट छोड़ के जा रहे थे और बेइज्जती कर रहे थे तब आपने ये सब कुछ सहा क्यों। खैर थर्ड डिसाइपल उन लोगों के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर भागने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी बात सुनो, यहीं पे रुक जाओ, भागने के बारे में सोचना भी नहीं, वो डिवाइन टेक्निक देखी है ना, मास्टर एक झटके के अंदर पकड़ लेंगे। इस पे ये तीनों आगे से कहते हैं कि बड़े सबसे बुद्धिमान ही होते हैं। मास्टर ऊब गए थे पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करते करते, इसलिए उन्होंने एक नई टेक्निक सोची और हमें कड़ा सबक सिखाया। इधर हम लोग सेक्टर मास्टर को देखते हैं जो तेजी के साथ भागते हुए जा रहा था, और आगे से कहता है कि मैंने डिवाइन टेक्निक इस्तेमाल की है, अब तो मैं सेफ ही होऊंगा। उसी टाइम पे जीटीएन साइड से कहता है कि मैं काफी ज्यादा ऊब गया था तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम ही अकेले यहाँ पे क्यों आए हो। जीटीएन उससे कहता है कि तुम्हारी वो एरोगेंस कहाँ गई जो तुम कुछ टाइम पहले दिखा रहे थे। सेक्टर मास्टर आगे से कहता है कि मेरे ऊपर हाथ मत उठाना, तुमने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया है, तुम थक के मारे जाओगे। तो जीटीएन अपनी पावर को रिलीज करता है और आगे से कहता है कि तुम्हें मेरी पावर ऑर्डिनरी लगती है क्या। इसके बाद जीटीएन अपनी धर्मा बॉडी का फाइनल मूव इस्तेमाल करने वाला था, और वो अपनी धर्मा बॉडी को उठाता है और सीधा सेक्टर मास्टर के ऊपर दे मारता है, जिसे सेक्टर मास्टर नीचे ही दब जाता है। सेक्टर मास्टर बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर होते हैं जो कि 100 टेलीब्रोसन परफॉर्म्ड धर्मा बॉडी को कल्टीवेट कर पाते हैं, और उस धर्मा बॉडी के लोटस के पास 8 पत्तियां होती हैं, और जो भी इस चीज को अचीव कर पाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है। जिसके बाद 8 से 9 होती हैं, वो और ज्यादा रेयर, 9 से 10 वो और ज्यादा रेयर, लेकिन 10 को फाइनल मूव माना जाता है और दुनिया के अंदर इन्हें बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, करोड़ों में से एक। और सेक्टर मास्टर को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है जीटीएन के साथ में, और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इसे रोको, लेकिन जीटीएन आगे कहता है कि मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद धर्मा बॉडी सीधा जमीन पे जाके गिरती है और सेक्टर मास्टर उसी के नीचे दब के मारा जाता है। सिस्टम जीटीएन को बताता है कि उसने मिशन को पूरा कर लिया है और जो नेगेटिव में मेरिट वैल्यू थी वो नॉर्मल हो चुकी है, यानी जो 1 लाख माइनस में थे वो 0 हो गए हैं। सिस्टम टीएन को यहाँ पे मेन मिशन देता है कि उसे 9th डिसाइपल की लॉयल्टी 80 तक पहुंचानी है, और दूसरा मिशन ये था कि बाकी जो 3 डिसाइपल है जो हरामी है उन्हें पनिश करना है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि उसने यहाँ पे हजारों कल्टीवेटर्स को दूर भगाया है, सिस्टम ने उसे एक सिंगल कार्ड तक नहीं दिया रिवॉर्ड के तौर पे। तो सिस्टम उसे बताता है कि पीक स्टेट कार्ड काफी ज्यादा प्रीशियस टूल है जो सिर्फ टियान को इसलिए दिया गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था, वो उसका इस्तेमाल ऐसे ही बेफालतू में नहीं कर सकता है, और उसे ये भी बताया जाता है कि कड़ी मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। खैर पीक स्टेट कार्ड का जैसे ही जलवा खत्म होता है तो जीटीएन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और सोचता है कि पता नहीं ये पावरफुल फीलिंग का मजा कब दोबारा ले पाऊंगा, कितना टाइम लगेगा मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाने में। चारों डिसाइपल जीटीएन को वहाँ पे देख के वेलकम करते हैं। जीटीएन को पता चलता है कि 3rd डिसाइपल की लॉयल्टी 30% है, 4th डिसाइपल की 20, 5th डिसाइपल की 40 और 9th डिसाइपल की 65। जीटीएन 9th डिसाइपल को अपने पास बुलाता है मदद के लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद वो उसके सहारे से ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं पे 3rd डिसाइपल 4th से पूछता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत काम किया। तो 4th डिसाइपल आगे से कहता है कि मेरी गलती थोड़ी ना है, मुझे क्या पता था का सारा एनालिसिस गलत
गलत हो जाएगा। फिफ्थ डिसाइपल कहती है कि तुम्हारी गलती ही है, तुमने सब कुछ गलत एनालाइज किया था। फोर्थ डिसाइपल कहता है कि मुझे क्या पता था कि साले इतने सारे कल्टीवेटर आएंगे और एक झटके के अंदर सबके सब गायब हो जाएंगे। मास्टर ने जो हमारा काटा है साला आगे आने वाले सालों में कोई भी नहीं काट पाएगा। ये लोग सोचते हैं भाग चले क्या, तो थर्ड डिसाइपल आगे से कहता है कहाँ पे भागोगे, देखा नहीं मास्टर ने 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स को दौड़ा दौड़ा के मारा है, हमारी क्या औकात है। और वैसे भी अगर मास्टर अगर हमें मारना चाहते तो वो पहले ही मार चुके होते। इधर जेटियन नाइन डिसाइपल से पूछता है कि वो यहाँ पे कितने साल से, तो नाइन डिसाइपल बताती है 5 सालों से। फिर जेटियन को अंदाजा लग जाता है कि बूढ़े डीमन ने यहाँ पे जितने भी लोगों को इकट्ठा किया है सबके सब साले मॉन्स्टर हैं। जेटियन नाइन डिसाइपल से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती क्या है, तो नाइन डिसाइपल आगे से सर पटकते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसकी गलती ये है कि उसे अपने भाइयों की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। और वो जेटियन से कहती है कि अब से वो उसका हर एक कहना मानेगी। तो जेटियन आगे से बताता है कि ये नहीं है, तुमने कल पिछले साल में दो कल्टीवेशन सेक्टर से उनकी एशियन बुक चुरा ली थी, हाँ या नहीं। दरअसल बूढ़े डीमन को कोई भी अंदाजा नहीं था कि नाइन्थ डिसाइपल ने ऐसा क्यों किया था। तो नाइन्थ डिसाइपल आगे से बताती है कि उसके बड़े भाई ने ये बताया था कि जो भी सिनेस्टर लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं उन लोगों को जियांटिंग माउंटेन का डिसाइपल नहीं माना जाता है। सिनेस्टर लिस्ट माने पापियों की कतार धारा, और इसलिए नाइन्थ डिसाइपल ने वो बुक चुराई थी ताकि वो सिनेस्टर लिस्ट के अंदर आ सके। जेटियन नाइन्थ डिसाइपल से पूछता है कि ये पापियों की कतार धारा क्या चीज है, तो नाइन्थ डिसाइपल आगे से बताते हैं कि कल्टीवेशन की दुनिया में इसी पापियों की कतार धारा मानी जाती है। जो भी बुरे कल्टीवेटर होते हैं और वो विजय कर्म कांड करते हैं उन्हें इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इस माउंटेन के जो भी डिसाइपल है 9 के 9 वो सभी 30 के अंडर आते हैं और सबसे टॉप पे तो जेटियन ही है। जेटियन मन के अंदर यही सोचता है कि जब बाप ही हरामी है तो लौंडे तो होंगे ही ना। और वो नाइन्थ डिसाइपल से कहता है कि तुम मेरी फेवरेट हो इसलिए अब से कोई भी बुरा काम नहीं करोगी, जिसके लिए नाइन्थ डिसाइपल मान जाती है। जेटियन यही सोचता है कि बूढ़े डीमन ने जितने भी विलन यहाँ पे पाले हैं उनमें से किसी को भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। और अगर जेटियन यहाँ पे अपनी दुनिया से नया होता तो फिर नाइन्थ डिसाइपल भी पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है। और क्योंकि नाइन्थ डिसाइपल काफी ज्यादा छोटी है तो फिर उसे काफी अच्छे से समझाया सिखाया जा सकता है कि कैसे क्या करना है, और इसीलिए नाइन्थ डिसाइपल की लॉयल्टी 80 से ऊपर चली जाती है। तो फिर जेटियन को 100 मेरिट वैल्यू मिलती है। इसके बाद जेटियन अपने बाकी डिसाइपल्स को वहाँ पे बुलाता है तो ये सभी अपना सर जमीन के अंदर घुसा देते हैं और जेटियन से माफी मांगने लगते हैं कि सब कुछ गलती इन्हीं लोगों की है। जेटियन इन लोगों से पापियों की कतार धारा पूछता है तो ये लोग अपना अपना नंबर बताते हैं। जेटियन उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो उन लोगों से कहता है कि तुम इस लिस्ट के अंदर टॉप होके खुद को शो ऑफ करना चाहते हो क्या, तुमने अपनी इज्जत अपने मास्टर के सामने खो दी है। वह जेटियन मन के अंदर सोचता है कि साला मैं खुद ही टॉप पे हूँ, इन्हें मैं क्या गालियां दूं। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि अब से हम लोग बदलाव लाएंगे। वो तीनों पूछते हैं कैसा बदलाव, तो जेटियन उन लोगों से कहता है कि अब से कोई बुरा काम नहीं। जिससे इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है बुरा काम नहीं, ये तो हमारी रोजी रोटी है, एक भी बुरा काम करे बिना हमारा पेट साफ नहीं होता है ढंग से। खैर जेटियन के कहने पे ये लोग इस काम को भी छोड़ देते हैं भले इन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाए। जेटियन कहता है कि गलती मेरी ही है, मैंने तुम लोगों को कल्टीवेट करना सिखाया लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे बर्ताव किया जाता है, और इसी वजह से मैंने तुम में से कुछ बेवकूफ डिसाइपल को पाल लिया जो धोखा दे के यहाँ से चले गए। इसके बाद वो फोर्थ और थर्ड डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें बैरियर को पूरी तरीके से रिपेयर करना है जो टूट गया था, और जब ये काम हो जाएगा तो फिर मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा। जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मरना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो फिफ्थ डिसाइपल से कहता है कि सुनो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुमने जो भी बुरे काम किए हैं नीचे जाओ और जाके उनका पश्चाताप करो। फिफ्थ डिसाइपल मन के अंदर सोचती है कि पश्चाताप ये क्या होता है, और वो जेटियन से पूछती है कि ये पश्चाताप होता क्या और कैसे किया जाता है। जेटियन मन के अंदर सोचता है वाह इतने बुरे काम किए हैं कि भूल ही गए कि अच्छा काम होता क्या है। जिसके बाद वो नाइन डिसाइपल से कहता है कि इन्हें बताओ भाई अच्छा और बुरा काम क्या होता है, तो नाइन डिसाइपल आगे से कहती है कि लोगों की मदद करना अच्छा काम है और लोगों को परेशान करना बुरा काम है। लेकिन इन लोगों को अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है कि अच्छा और बुरा काम क्या होता है, ये अभी भी पूरी तरीके से समझे नहीं थे। फिर डिसाइपल तो ये कहती है कि जो भी लोग जेटियन की बेइज्जती करेगी वो उन लोगों को मार देगी तो ये अच्छा काम होगा। जेटियन उन लोगों से कहता है ठीक है जो करना है वो करो, बस लोगों को फालतू में मारना वारना नहीं। और जेटियन के गाइडेंस की वजह से इनकी लॉयल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। जेटियन को समझ में आ जाता है कि इन्हें अभी पूरी तरीके से समझा नहीं है अच्छा और बुरा क्या होता है, लेकिन लॉयल्टी बढ़ रही है तो यही काफी है। जेटियन उन लोगों से कहता है कि तुमने पास्ट में जो भी किया है मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ, लेकिन अब से कोई भी गलती ना करना, और क्योंकि तुम लोग इस माउंटेन के डिसाइपल हो तो फिर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी करूंगा, जिससे इन लोगों की लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
और लॉयल्टी बढ़ने पे जेटियान को काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं अपनी अपनी पनिशमेंट को पूरा करने के लिए। उन लोगों के जाने के बाद जेटियन को सिस्टम का एक नया फंक्शन पता चलता है जो कि लकी ड्रॉ होता है। 5 मेरिट पॉइंट पे जेटियन एक लकी ड्रॉ कर सकता था जिसमें कोई भी रिवॉर्ड मिल सकता है, बढ़िया से बढ़िया, बेकार से बेकार। जेटियन को समझ में आ जाता है कि ये जुआ है जुआ, लेकिन जब वो शॉप के अंदर जाके अवतार को चेक करता है जो कि धर्मा बॉडी का ही लेन देन होगा, वो काफी ज्यादा महंगे थे। बेसिक वाले 1000 के आसपास थे, लोकल वाले 300 के आसपास थे, और जो लेजेंडरी वाले थे जो कि जेटियन के कल्टीवेशन के हिसाब से सूट करते हैं वो और भी ज्यादा महंगे थे। लेकिन लकी ड्रॉ के अंदर अगर किस्मत चमक गई तो फिर जेटियन को महंगे वाले 50 के अंदर में मिल सकते थे, इसीलिए जेटियन लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करता है। तो फिर उसे एक रिवर्सल कार्ड मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ फोर्स को बढ़ा सकता है, जिससे जेटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे 50 मेरिट पॉइंट में एक लाइफ फोर्स कार्ड मिल गया। अवतार की मदद से शायद जेटियन अपने ब्रेक थ्रू और कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि जेटियन शुरू से शुरू करने वाला है। तभी जेटियन के पास में साइड क्वेस्ट आती है जो कि पहले थे कि 8th डिसाइपल को टेम करो और 4th थे कि कोई भी बुरा काम नहीं होना चाहिए। जेटियन अभी इस हालात में तो 8th डिसाइपल को ढूंढने के लिए जा नहीं सकता है, और वो बाकी डिसाइपल को भेजना नहीं चाहेगा क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता है, और 9th डिसाइपल के कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। और अगर वो 9th डिसाइपल को काफी अच्छे से सिखाता है लाइफ कैसे जी जाती है तो उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी और उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। अब इसके बाद हम 8th डिसाइपल को देखते हैं, और इसने अपने कुछ गैंग मेंबर्स को जेटियन के माउंटेन के पास भेजा था तहकीकात करने के लिए। तो ये सभी आके 8th डिसाइपल को बताते हैं कि इनके कुछ लोगों ने वहाँ पे एक धर्मा बॉडी को देखा था जो 100 फीट की थी और 40 फीट तक चौड़ी थी। उसके पास गोल्डन लाइट थी और 8 पत्तियां थी। इसे 8th डिसाइपल को समझ में आ जाता है कि ये मास्टर की ही धर्मा बॉडी थी, और ये सोचता है कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला सीन इविलिस के पवेलियन का होता है जहाँ हम लोग जेटियन को देखते हैं। जेटियन के पास जिंदा रहने को सिर्फ 2 साल है। हालांकि वो रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है, लेकिन वो अभी के लिए सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता था। जेटियन के पास बूढ़े डेमन की जो भी कल्टीवेशन टेक्निक है और जो भी कल्टीवेशन टेक्निक वो मॉल से खरीदा है, और साथ ही में जो भी कल्टीवेशन टेक्निक उसके डिसाइपल इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से वो उन्हें कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी काम यहाँ पे उन डिसाइपल्स को सही चीजें सिखाना है, क्योंकि बूढ़े डेमन ने जो भी बीज बोए हैं उनसे पौधे कटीले ही निकले हैं। इसलिए ये काम काफी ज्यादा टफ होगा कि डिसाइपल्स को सही से समझाना और बुझाना कि वो सही काम ही करें, क्योंकि बूढ़ा डेमन इतना ज्यादा सख्त था कि उसके खुद के डिसाइपल है उसे छोड़ के चले गए। उसी टाइम में 9th डिसाइपल जेटियन से मिलने के लिए आती है, तो वो जेटियन को देख के कहती है कि आप तो फिर से जवान हो गए। जेटियन उसे कहता है कि काफी अच्छी बातें कर लेती हो। तो 9th डिसाइपल कहती है कि जेटियन काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा बंदा है जो 10 एक्सपर्ट्स को यहाँ से दौड़ा दौड़ा के भगा सकता है। लेकिन 9th डिसाइपल जेटियन से ये भी पूछती है कि आपने तो पहले मुझे बताया था कि अगर हम लोग ताकतवर हैं तो किसी को भी मार सकते हैं, तो फिर आपने अभी तक सीनियर ब्रदर और सिस्टर्स को क्यों नहीं मारा। जेटियन मन के अंदर सोचता है कि इसके दिमाग में ये सब भी चलता है क्या। फिर जेटियन 9th डिसाइपल से कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी अब तक बताया वो सब भूल जाओ, जिसके लिए 9th डिसाइपल मान जाती है। लेकिन वो और कुछ भी कहना चाहती है, तो जेटियन उससे पूछता है कि बोलो तो वो आगे से बताती है कि आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे एक ट्रेजर देंगे। जेटियन मन के अंदर सोचता है कि जब वो यहाँ पे ट्रैवल करके आया तो फिर बूढ़े डीमन के पास जो भी चीजें थी वो सभी उसकी सोल के साथ ही चली गई, इसीलिए जेटियन के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है और मेमोरी भी चली गई है। इसीलिए वो 9th डिसाइपल को कुछ भी नहीं दे सकता है। लेकिन वो 9th डिसाइपल से कहता है कि मैंने जो भी वादे किए थे तुम उसके बारे में भूल जाओ, पर मैं तुम्हें एक हेवन ग्रेड का नया ट्रेजर दूंगा जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। जिससे 9th डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए कोई टास्क करने के लिए चली जाती है जो कि जेटियन उसे देता है, क्योंकि बाहर अभी भी कुछ कल्टीवेटर जो कि माउंटेन के आसपास घूम रहे हैं। तो फिर 9th डिसाइपल को उन्हें मारना है। 10 मिनट बाद 9th डिसाइपल उन सभी कल्टीवेटर को मारने लगती है, तो फिर जेटियन को उन कल्टीवेटर को मारने के बदले में 10 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। इससे जेटियन को समझ में आ जाता है कि अगर उसके डिसाइपल विलन्स को मारते हैं तो फिर उसे मेरिट पॉइंट मिलेंगे। जिससे जेटियन के पास इतने ज्यादा मेरिट पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं कि वो एक एपिरिटेंस रैंक का ताइजी अवतार खरीद लेता है, और उस अवतार को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन सिस्टम काफी ज्यादा हरामी था। वो जैसे ही ब्रेक थ्रू करता है तो सिस्टम अवतार की प्राइस को बढ़ा देता है। जैसे जैसे जेटियन की रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। और फिर जेटियन यहाँ पे जो भी कल्टीवेशन टेक्निक थी वो उसके लिए सूटेबल नहीं थी। वो ज्यादातर कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सिस्टम के मेरिट पॉइंट के ऊपर ही भरोसे रहना पड़ेगा। जेटियन यही सोचता है कि उसे अपने सभी डिसाइपल्स को काम देना पड़ेगा जिससे वो उसके लिए मेरिट पॉइंट इकट्ठा करेंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जी फेंग जेटियन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उसके अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है। जेटियन को लगता है कि ये काम करेगा, लेकिन जेटियन के ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ था। वो जीफेंग को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जीफेंग उसे कहता है कि तुम मुझे पहचान गए। जेटियन यही सोचता है कि वो अपनी अभी की ताकत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है, क्या उसे मदद बुलानी चाहिए। लेकिन तभी जीफेंग दोबारा जेटियन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जेटियन को इससे भी कुछ नहीं होता है, तो मैं वो ब्लॉक
ब्लॉक करने वाले कार्ड याद है ना, उसका जलवा है। जीटीएन उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना है कि चुपचाप शांत बैठना है, बताओ है। लेकिन जीटीएन को ऐसा लगता है कि ये गैप काफी ज्यादा बड़ा है कल्टीवेशन के बीच में, इसीलिए वो नीचे ही गिर जाता है। हालांकि जीटीएन को पता था कि ये सब कुछ कार्ड का ही कमाल का है, लेकिन जीटीएन फिर भी कॉन्फिडेंट में फुल होके उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है बचुआ। तो फिर जीफेंग दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि ये कहते हुए कि मैं तो बदला लेके रहूंगा अपने मास्टर का, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। जीफेंग उसे कहता है टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उसी टाइम पे 9th डिसेबल वहाँ पे आती है जो कि जीफेंग के ऊपर अटैक करती है, जिसे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। 9th डिसेबल जीफेंग से कहती है कि मैं आपकी खातिर मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, अगर आपका गुस्सा शांत ना हो फिर मैं इसके और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और मछलियों को खिला दूंगी। जीफेंग आगे से कहता है कि इस माउंटेन के जितने भी लोग हैं सबके सब डरावने हैं। खैर जीफेंग 9th डिसेबल को शांत होने को कहता है और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं तो मरने वाला था, अच्छा हुआ ये यहाँ पे जल्दी आ गए, नहीं तो सभी कार्ड से एक झटके के अंदर गायब हो जाते हैं। सिस्टम जीटीआ को जीफेंग की सभी जानकारी देता है और बताता है कि ये अपने सेक्ट की लॉयल्टी लिए हुए है, वो भी 80% से भी ऊपर। और सिस्टम जीटीआ को टास्क देता है कि तुम्हें इसकी लॉयल्टी को बहुत ही ज्यादा गिराना है और सेक्ट को छुड़वा देना है। यही हिडन कोस्ट था। जीटीआ जीफेंग से कहता है कि तुम बदला लेने के लिए आए हो, ये रिनिजेबल है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही खुद को समझ लिया था। अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो फिर तुम थोड़े टाइम बाद आ सकते थे, जब तुम अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा अच्छे से कर लेते। तुम तो एक रेयर जीनियस हो, तुमने कल्टीवेशन काफी कम टाइम में काफी ज्यादा अचीव की है। वैसे यहाँ पे आए गए हो तो ये सुसाइड के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पे जीफेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बात तो सही है, लेकिन अब पछतावे से क्या ही फायदा। लेकिन तभी 9th डिसेबल आगे से कहती है कि मास्टर अगर आप इसे जीनियस कह रहे हैं तो फिर मैं इसकी अम्मा हुई। साला मैं 5 सालों के अंदर यहाँ पे डिवाइन कोड रियलम के अंदर हूँ, फिर भी आप उसकी तारीफ कर रही हैं। जीटीएन उससे कहता है हाँ तुम ही बेस्ट हो। जीटीएन जीफेंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। जिस पे जीफेंग आगे से कहता है कि ये बवाल छोड़ो, जल्दी से मार दो या फिर टॉर्चर करो। जीटीएन उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मास्टर एक जेंटलमैन था? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे मास्टर नहीं मारा था, क्या तुम यकीन करोगे? लेकिन ऑफ कोर्स जीफेंग इसके ऊपर यकीन ही नहीं करता है और कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। तो फिर जीफेंग उसे बताता है कि कई सालों पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर गया था, क्योंकि मुझे पता चला कि वहाँ पे एक टैलेंटेड चाइल्ड पैदा हुआ है। मैंने उन्हें ऑफर दिया और 3 दिन सोचने के लिए दिया, लेकिन बाद मैंने डिसाइड किया कि वो बच्चा मैं ही रखूंगा। लेकिन अगले दिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो फिर पूरी जियांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो रखी थी। तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके थे और पूरी फैमिली जा चुकी थी। मैंने अपने जीवन काल में कई सारे लोगों की जानें ली है और कई सारे लोगों को लगता है कि वो कांड भी मैंने ही किया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वो कांड मैंने नहीं तुम्हारे मास्टर ने किया था। लेकिन जीफेंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो जीटीएन उसे कहता है कि तुम्हारे कंधे के ऊपर बर्थ मार्क है और जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी थी, उसका भी निदान मैंने ही किया था और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर हल्की सी इविल एनर्जी है। इसे जीफेंग भी हैरान होता है क्योंकि ये वाली बात सिर्फ कुछ ही लोगों को ही पता है। खैर जीटीएन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें यकीन करना है या नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जीफेंग आगे से पिपीरी बजाते हुए कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। तो 9th डिसेबल उसे कहती है कि फालतू की बकवास न करो, एक चमेटे में जो मारूंगी उड़ते हुए घर पे गिरो जाके। जिस पे जीफेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे असली विलन डिसेबल है, ना कि मास्टर। साथ ही में जीटीएन जीफेंग को ये भी बताता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया और तुम्हारी मदर को भी इज्जत किया था और तुम्हें अगवा कर लिया। वो कुछ ही सालों में ब्रेक थ्रू करने वाला था और ब्रेक थ्रू करके डिवाइन टेलीविजन के अंदर जाने वाला था। इसके लिए 3 मेजर फैक्टर होते हैं, दाओ स्टेज, चाओटिक पेरमोडियल और डाउ फ्यूजिंग। और डाउ फ्यूजिंग सबसे मुश्किल पार्ट होता है और पूरे हेवनली सॉर्ड सेक्ट के अंदर सिर्फ तुम्हारा कल्टीवेशन पाथ तुम्हारे मास्टर के साथ सेम था। क्या तुम्हें गलत नहीं लगता है इसमें कुछ? मुझे पता है यकीन नहीं करोगे, जाओ जाके अपने मास्टर के मास्टर से पूछ लेना। जिसके बाद वो 9th डिसेबल से कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। 9th डिसेबल कहती है कि आप इसे ऐसे ही जाने देंगे, इसने अटैक किया था। लेकिन जीटीएन उससे कहता है कि बाहर फेंक दो। तो फिर 9th डिसेबल उसे उठाती है और पकड़ के बाहर फेंक देती है, ये कहते हुए कि दोबारा इधर दिखाई दिए तो टुकड़े करके मछलियों को खिलाने के लिए डाल दूंगी। जीफेंग को भी इसके ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं था, लेकिन आधा हो गया था, इसलिए सिस्टम जीटीएन को हल्का से रिवॉर्ड दे देता है। अब जीटीएन को चिंता नहीं थी क्योंकि धीरे धीरे करके ये शक का बीज पौधे में बदल ही जाएगा और सब कुछ अपने आप ही होगा और क्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। 9th डिसेबल उसे पूछते हैं कि आपने उसे मारा क्यों नहीं? तो जीटीएन आगे से कहता है कि किसी को मार देने से प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होती है। 9th डिसेबल पूछती है कि अभी मैं नीचे गई थी, करोड़ों लोगों को मार के आऊं हूँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं था। लेकिन जीटीएन आगे से कह देता है फिर भी अब बहस ना करो। और इसी टाइम पे सिस्टम जीटीएन को बताता है कि उसके डिसेबल ने एक बुरा काम किया है, इसलिए उसके पॉइंट्स को कट कर लिया जा रहा है। जीटीएन आगे से कहता है कि ऐसा भी होता है क्या? इसके बाद वो 9th डिसेबल से कहता है कि अपने सभी सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर्स को यहाँ पे लेके आओ, मुझे उनके साथ कुछ बात करनी है। दरअसल जीटीएन यहाँ पे उन्हें अच्छे
इसे समझाने वाला था कि कोई भी गंदा काम न करना, नहीं मेरे पॉइंट कटेंगे। अब ये चारों जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो जेटियन उन लोगों से पूछता है, बताओ अभी हाल ही में तुम लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं। फोर्थ डिसेबल आगे से झूठ कहता है कि वो पेट्रोलिंग कर रहा था, लेकिन जेटियन उसे कहता है गुस्सा पता है ना मेरा, तो चलो सच बोलो। तो फिर फोर्थ डिसेबल आगे से बताता है कि जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तो फिर उसे कुछ हंटर्स मिले थे जो कि माउंटेन के अंदर आ गए थे, इसीलिए उसने उन सभी हंटर्स को मार दिया। जिसके बाद वो और भी बचे कुछ हंटर्स को मारने के लिए जाने लगता है जो वहाँ पे छूट गए होंगे, लेकिन जेटियन उसे रोकता है और उसे बताता है कि शील्ड पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हुई है, इसीलिए कई सारे लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर अटैक कर दोगे। तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करना है जिनके बुरे इरादे होंगे। इससे फोर्थ डिसेबल को और चीजें समझ में आ जाती हैं। इधर फिफ्थ डिसेबल फोर्थ डिसेबल से पूछती है कि मास्टर आजकल कुछ ज्यादा ही जेंटल हो गए हैं, मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे मास्टर हैं, ये तो पूरे बदल गए हैं। फोर्थ डिसेबल को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस इसकी लॉयल्टी बढ़ती जा रही थी। थर्ड डिसेबल उन लोगों से कहता है कि ज्यादा ना सोचो, बस मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो। अब इधर हम लोग जेटियन को देखते हैं जो कि मस्त सो रहा था, तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आते हैं, वो भी धड़ाधड़। तीनों डिसेबल मन लगा के अपना काम कर रहे थे, पूरे लोगों को मार रहे थे, इनोसेंट लोगों को बचा रहे थे, और ये सब कुछ करने की वजह से धड़ाधड़ मेरिट पॉइंट बनते जा रहे थे। साथ ही में जेटियन को ये भी पता चलता है कि अगर कुछ लोग उसे वर्शिप करते हैं यानी कि रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर जेटियन को पॉइंट मिलेंगे। इसे जेटियन हैरान होता है कि साला पूजा करवाने पे भी पैसे मिलेंगे। जिसके बाद वो नाइन्थ डिसेबल को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ जाके और अपने सभी भाइयों को बता दो कि अब से वो लोग इनोसेंट लोगों को और ज्यादा प्यार से ट्रीट करेंगे। नाइन्थ डिसेबल इस चीज के लिए मान जाती है और भागते हुए चली जाती है बाकी भाइयों को ये सब कुछ बताने के लिए। अब इसके बाद हम एथ डिसेबल को देखते हैं जो कि नहा रहा था, तो ये खुशी के टब ही तोड़ देता है क्योंकि सिक्स्थ डिसेबल ने यहाँ पे लेटर भेज के इसे बता दिया था कि भैया बच के रहो, मास्टर ने एक मूव के अंदर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर को मार दिया है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो तो अपनी पिछवाड़ी बचा के रखियो। इसे एथ डिसेबल काफी ज्यादा डर जाता है और मन के अंदर सोचता है कि मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए। अब क्योंकि एथ डिसेबल काफी ज्यादा डर चुका था तो इसीलिए जेटियन को यहाँ पे मेरिट पॉइंट मिलते हैं। जेटियन हैरान होकर सोचता है कि मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं। खैर जेटियन यहाँ पे दोबारा आता है और क्योंकि मेरिट पॉइंट इकट्ठा हो चुके थे तो वो अपने लक को अब जमाने के लिए आया था। इसके बाद जेटियन लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है क्योंकि उसको यहाँ पे एक लेजेंडरी माउंट मिलता है। इसका नाम विजार्ड था और ये परमानेंट है। बेसिकली पेट ही है जिसकी मदद से जेटियन सवारी ववारी कर सकता है। कहता कि जेटियन भी हैरान हो जाता है कि उसको यहाँ पे एक लेजेंडरी माउंट मिल गया, वो भी एकदम सस्ते में 50 मेरिट पॉइंट में। जेटियन बताता है कि इस दुनिया के अंदर लेजेंडरी माउंट को बहुत बड़का चीज मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए रिसोर्स तो होते हैं लेकिन लेजेंडरी माउंट नहीं होते हैं। कई सारे कल्टीवेटर अपनी जिंदगी बिता देते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक भी माउंट नहीं मिलता है। इसीलिए अगर किसी के पास हेवन ग्रेड का भी माउंट होता है तो उसे बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है। जेटियन के पास तो लेजेंडरी ग्रेड का है। जेटियन जिसके बाद विजार्ड को वापस भेज देता है तो वो अपनी स्पेस के अंदर ही चला जाता है, लेकिन उसके जाने से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इन चारों को वो एनर्जी महसूस हो जाती है। ये चारों हैरान होकर कहते हैं कि हमने कुछ देखा, लेकिन बाद में कहते हैं कि इसे नजरअंदाज कर दो क्योंकि जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन उस लकी ड्रॉ की वजह से जेटियन को चस्का लग गया था और वो जुए की तरह सभी लकी ड्रॉ के अंदर अपने मेरिट पॉइंट्स को गवा देता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये स्कैम है, स्कैम। अब इसके बाद हम लोग नाइन्थ डिसेबल की फैमिली को देखते हैं जो कि जेटियन से मिलने के लिए आ रहे थे किसी काम से। ये जैसे ही माउंटेन के अंदर एंटर होते हैं तो इन्हें डर लगने लगता है क्योंकि इन लोगों का नाम काफी ज्यादा बदनाम है कि ये लोग देखते ही लोगों को मार देते हैं। इसीलिए जब तीनों डिसेबल इन लोगों के सामने आते हैं तो ये काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, लेकिन जेटियन की कोचिंग की वजह से अब ये बदल गए थे तो ये काफी ज्यादा प्यार से इनसे बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे और इनसे कह रहे थे कि हम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते हैं। तो फोर्थ डिसेबल आगे से अकड़ते हुए कहता है कि चलो नहीं तो यही मार दूंगा। ये वाली बात जेटियन को बताई जाती है तो जेटियन इन्हें पैलेस के अंदर बुला लेता है। ये लोग आके जेटियन को यहाँ पे वेलकम करते हैं तो जेटियन नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि तुम्हें वो रूल याद होगा ना कि पवेलियन के अंदर ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है कि मैं इन्हें यहाँ से भगा दूं या फिर मार ही दूं, लेकिन फैमिली का बंदा नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि आपकी फैमिली मुसीबत में है, आपके पेरेंट्स को जरूरत है आपकी। जेटियन बताता है नाइन्थ डिसेबल को जब ज्वाइन करवाया गया था तब वो सिर्फ 10 साल की थी और वो अपनी फैमिली को काफी ज्यादा मिस किया करती थी, लेकिन बूढ़े डेविल ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया और उसे हमेशा भटकाए रखा। फोर्थ डिसेबल नाइन्थ डिसेबल की तरफ देखता है और जेटियन से कहता है कि उन्हें नाइन्थ डिसेबल की फैमिली की मदद कर देनी चाहिए, नहीं तो वो सुअर से भी ज्यादा बदतर होंगे। फिफ्थ और थर्ड डिसेबल भी इसके लिए हामी बढ़ते हैं तो जेटियन भी उनकी बात मान लेता है क्योंकि इससे लॉयल्टी भी इंक्रीज होगी।
जीटियन उनसे कहता है कि मदद की तो जाएगी लेकिन एक शर्त पे कि उनकी प्रॉब्लम ठीक करने लायक है या नहीं। इविल स्काई पवेलियन किसी भी फालतू मामले के अंदर अपनी उंगली नहीं करेगा। इसके लिए ये चारों डिसेबल भी मान जाते हैं। तो फैमिली मेंबर आगे से अपनी प्रॉब्लम बताता है कि इनकी फैमिली के कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है पहाड़ी लुटेरों के द्वारा। फिफ्थ डिसेबल पूछती है क्या तुमने लोकल अथॉरिटी को इसके बारे में बताया नहीं, क्या उन्होंने मदद नहीं करी। तो फैमिली मेंबर आगे से बताता है कि उन लोगों ने किया था लेकिन लोकल अथॉरिटी ने ये चीज साफ मना कर दी, ये कहते हुए कि उन सभी लुटेरों को कई सारे कल्टीवेटर सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो मदद करने से मना कर रहे हैं। फोर्थ डिसेबल तेजी से आगे बढ़ता है और जीटियन से कहता है कि ये मामला मुझे हैंडल करने दीजिए, ये मेरी छोटी बहन का मामला है, अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। जीटियन मन के अंदर यही सोचता है कि वो अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से खुद तो बाहर जा नहीं सकता है, इसलिए फोर्थ को बाहर भेजना एक तीर से दो शिकार करने के बराबर होगा और वो फोर्थ को इस चीज की परमिशन दे देता है। फोर्थ जल्दी से भागते हुए इस काम को करने के लिए निकल जाता है। जीटियन नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे भाई के लिए ये काम काफी ज्यादा इजी होगा, वो एक दिन के अंदर ही काम निपटा देगा लेकिन 2 दिन बाहर घूम के आएगा। फिर जीटियन फिफ्थ डिसेबल से कहता है कि मैंने हेवनली शॉर्ट सेक्ट के बारे में थोड़ी सी तहकीकात की है, उनका सबसे पहला डिसेबल जीफेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। फिफ्थ डिसेबल इसके लिए मान जाती है और तुरंत वहाँ से काम के लिए निकल जाती है। फिर हम लोग जीटियन को आराम फरमाते हुए देखते हैं। हेवनली शॉर्ट सेक्ट वालों ने अपने असैसिन भेजना बंद कर दिए हैं लेकिन इसके बावजूद जीटियन इन दोनों को काम पे लगाए हुए है ताकि इनके अंदर डिसिप्लिन बना रहे। वहीं पे नाइन्थ जीटियन से पूछती है क्या फोर्थ काम कर लेगा, जिसपे जीटियन कहता है कि चिंता ना करो। तो थर्ड डिसेबल नाइन्थ से कहता है कि तुम चिंता ना करो, अगर वो काम ठीक से नहीं करेगा तो बड़ा भाई होने के नाते मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फिर थर्ड डिसेबल नाइन्थ डिसेबल को बताता है कि तुम्हें हमेशा सोच समझ के बोलना है, जब तुम्हारी मुलाकात उन गद्दारों से होगी जो सेक्ट छोड़ के गए हैं तो फिर उन्हें तुम मास्टर की तरफ से बहुत बड़ा लेक्चर सुनाना। जीटियन भी आगे से बताता है कि सेवंथ डिसेबल बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो शकुनी मामा का ही वंशज है, लड़ाई धड़ाई करवाने के मामले में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, उसे लोगों के दिलों के साथ खेलने में महारत हासिल है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक मैसेंजर बर्ड आती है। मैसेंजर बर्ड बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी बर्ड नहीं होती, इन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पाल पोस के बड़ा किया जाता है जिससे ये काफी ज्यादा म्यूटेट हो जाते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइन्थ डिसेबल उड़ते हुए जाती है और उस बर्ड से लेटर को छीन लेती है और आके जीटियन को सुनाने लगती है ये फिफ्थ डिसेबल ने यहाँ पे मैसेज भेजा था। लेटर में फिफ्थ डिसेबल आगे से बताती है कि हेवनली शॉर्ट सेक्ट के अंदर लड़ाई दंगा होने लगा है, सेक्ट लीडर मर जाने की वजह से वहाँ पे नए सेक्ट लीडर को चुनने के लिए लड़ाई दंगा हो रहा है, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। जीफा अपने सेक्ट से थोड़ा सा कट कट करके रह रहा है और वो अपने सेक्ट से लॉयल नहीं है अब, और साथ ही में उनका पुराना लीडर सर्कुलेशन के अंदर चला गया है ब्रेक थ्रू करने के लिए। जीटियन कहता है कि धीरे धीरे करके वो अपने आप को ही समझ लेगा कि उसे आगे क्या करना है। वहीं पे थर्ड डिसेबल जीटियन से पूछता है कि आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, वो हमारा दुश्मन है, ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम है। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि जब तक इनकी लॉयल्टी 80 से ऊपर नहीं पहुंचती है तब तक मुझे सोच समझ के कहना पड़ेगा, कहीं नीचे न गिर जाए। उसी टाइम में सिस्टम जीटियन को बता भी देता है कि फोर्थ डिसेबल ने अपने टास्क को पूरा कर लिया है और उसी देर में वहाँ पे मैसेंजर बर्ड का लेटर भी आ जाता है। नाइन्थ डिसेबल आगे से लेटर पढ़ते हुए बताती है कि फोर्थ डिसेबल बता रहा है कि उसने अपने टास्क को पूरा कर लिया है और उसे ये पता चला है कि इस किडनैपिंग के पीछे शायद से ओल्ड 8 का हाथ हो सकता है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक बाहर ही रहने वाला है इसके ऊपर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरिट पॉइंट मिल गए बस। वहीं पे नाइन्थ जीटियन से पूछती है कि 8 ऐसा कैसे कर सकता है। तो थर्ड डिसेबल बताता है कि 8 उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, मुझे नहीं लगता है कि वो इन सभी चीजों के अंदर कोई भी पंगा वंगा करेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनके कल्टीवेशन कितनी ज्यादा कम है, उनकी गैंग बस इविल का नाम इस्तेमाल कर रही है। जीटियन वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि फोर्थ डिसेबल को इन्वेस्टिगेट करने को तो बाद में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जीटियन को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर आता है और एक और अवतार खरीद लेता है जिससे इसकी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ जाती है और कल्टीवेशन बढ़ जाने के बाद ये और ज्यादा ग्रोथ पा लेता है और जिसके बाद ये एक रिवर्स कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेता है। इससे जीटियन की लाइफ फोर्स और ज्यादा बढ़ जाती है और जीटियन 600 सालों तक अब जिंदा रहेगा। इसके बाद जीटियन दोबारा जुआ खेलना शुरू करता है लेकिन लकी ड्रॉ के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है और जीटियन इसी चक्कर में कई सारे पॉइंट गवा तो देता है लेकिन उसे मिलता कुछ भी नहीं है। फिर जीटियन वहाँ पे नाइन्थ डिसेबल को बुलाता है तो नाइन्थ डिसेबल स्यू से आती है और जीटियन उसे कहता है कि जाओ जाके मेरे लिए पेपर और ब्रश ले आओ। नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है कि आप कब से लिखने लगे, आपके लिए तो ये सारा काम मैं ही किया करती थी ना। जीटियन कहता है कि अनपढ़ थोड़े ना हो, कभी कभी लिख लेना चाहिए। तो फिर नाइन्थ डिसेबल तेजी के साथ जाती है और तेजी से ब्रश और पेपर ले आती है। जीटियन लिखना शुरू करता है तो वो अपने हर एक डिसेबल का नाम लिखते हुए जा रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पहला दूसरा ऐसे। जीटियन बस यही सोच रहा था कि बूढ़े डेविल ने जितने भी डिसेबल को यहाँ पे लिया था उन सभी में से सबसे ज्यादा कम कल्टीवेशन जिसकी भी थी वो डिवाइन कोड एक्सपर्ट की थी, इसीलिए क्या सबसे पहला डिसेबल बूढ़े डेविल से भी ज्यादा ताकतवर था। और अगर ऐसा था तो फिर उन दोनों डिसेबल ने अभी तक बूढ़े डेविल को जिंदा क्यों रहने दिया था इस दुनिया के अंदर। और इसके अलावा बूढ़े डेविल को ये भी पता था
कि वो जिन डिसेपल्स को पाल पोस के बड़ा कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो एक ना एक दिन उसे धोखा ही देंगे। तो फिर वो क्या सच में अपने हुक्म के नीचे बचाए रखे हुए था जब वो इन सभी डिसेपल्स को सिखा रहा था। लेकिन जेटियान को इन सभी सवालों के जवाब मिलते ही नहीं है क्योंकि मेमोरी जा चुकी थी। नाइन्थ डिसेपल जेटियान से पूछती है कि वो क्या लिख रहा है, तो जेटियान आगे से बताता है कि मैं तुम सभी लोगों का नाम लिख रहा हूँ। तो नाइन्थ डिसेपल उससे पूछती है कि उसने सिर्फ उन्हीं 9 को ही अपने डिसेपल क्यों बनाया। उसके टैलेंट के साथ वो पूरे एक सेक्ट को बना सकता था, जिसके बाद बाहर के जितने भी सेक्ट है वो उनकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करते और वो उन सभी लोगों को यूं ही मार देते। जेटियान अपना हाथ उठाता है तो नाइन्थ मार खाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जेटियान उसे मारता नहीं है और उसका सर को सहला के उसे पूछता है कि तुम लोगों को मारने के बारे में ही क्यों सोचती रहती हो, या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो नाइन्थ इसके लिए माफी मांगती है। मैंने बताया था कि मारने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तुम्हें सिचुएशन को देखना पड़ता है कि मारना जरूरी है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर फोर्थ डिसेपल तुम्हारे फैमिली मेंबर को मार देता तो फिर क्या तुम अपनी फैमिली मेंबर से मिल पाती और उन्हें बचा पाती, और अगर फोर्थ डिसेपल उन्हें वहीं पे मार देता तो फिर क्या उसके पास मौका होता कि वो जाके उन सभी हॉस्टेजेस को बचा सके। फिर नाइन्थ डिसेपल जेटियन से पूछती है क्या वो डिसेपल्स को इसी तरीके से लेना अभी जारी रखेगा। तो जेटियन उन नामों की तरफ देखता है और उसे कुछ दिखाई देता है और वो नाइन्थ से कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैंने सिर्फ तुम 9 को ही डिसेपल क्यों बनाया, तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह होगी। तो नाइन्थ आगे से बताती है क्योंकि हम सभी टैलेंटेड हैं और हम सभी की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई थी। तो जेटियन उसे कहता है कि इन पेपर की तरफ नामों की तरफ देखो तो क्या तुम्हें इसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नाइन्थ बताती है कि हाँ, अगर इसे सही से पढ़ा जाए तो ये खूबसूरत सी पोयम बन जाती है। हर एक कैरेक्टर का नाम वहाँ पे एक पोयम का कैरेक्टर बना रहा है। क्या इसी वजह से आपने हम सभी लोगों को डिसेपल चुना था। जेटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी बात के अंदर दम तो है, हर एक कैरेक्टर के अंदर सी जरूर है, और अगर बूढ़े डेविल ने सच में अपने डिसेपल को इसी वजह से चूज किया था तो टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि नाम की वजह से। लेकिन ये पोयम तो मेरी दुनिया की है और ये दुनिया मेरी दुनिया थोड़ी ना है। क्या जेटियन उर्फ बूढ़ा डीमन भी एक टाइम ट्रेवलर था। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ डिसेपल को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जा रहा था और इसने जो भी माल उन लुटेरों से लूटा था सोचता है कि इसे दयावान बन जाना चाहिए और ये सारा माल यहाँ लोगों के पास लुटा देता है जिससे वो सभी माला माल हो जाते हैं। और क्योंकि फोर्थ ने एक अच्छा काम किया था इसलिए सिस्टम जेटियन को यहाँ पे रिवॉर्ड देता है। अब इसके बाद हम लोग एट्थ डिसेपल को देखते हैं और इसका एक चेला आके इसे बताता है कि कोई तो उसे मिलने के लिए आया है। एट डिसेपल आगे से कहता है भगाओ दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो फोर्थ अंदर ही चला आता है। तो एट्थ डिसेपल जैसे ही दिखता है कि फोर्थ आया है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप मुझे मारने के लिए आए हैं। फोर्थ उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ जब से तुमने सेक्ट को छोड़ा है। तो एट उससे कहता है कि आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन करने के लिए आए हैं। एट्थ डिसेपल फोर्थ को अपनी सीट के ऊपर बैठाता है और पूछता है कि आप क्यों आए हैं। तो फोर्थ डिसेपल उसे बताता है कि मैं एक काम से आया हूँ, इसी फैमिली के कुछ मेंबर्स को किडनैप कर लिया गया था, क्या तुम इसके पीछे हो। तो एट्थ डिसेपल आगे से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और ऊपर से वो उनकी छोटी बहन की फैमिली है, वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। तो फोर्थ एट्थ को बताता है कि जब मैं उन लोगों को वहाँ पे मार रहा था तो फिर एक मरने से पहले तुम्हारे ग्रुप के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एट्थ बताता है कि किसी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया होगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फोर्थ एट्थ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मास्टर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन एट आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं नहीं जाऊंगा और ऊपर से मास्टर तो घायल है ना, कुछ दिनों बाद आप भी उस सेक्ट को छोड़ देंगे। लेकिन फोर्थ उसे चुप होने को कहता है और उससे कहता है कि तुम जैसा गद्दार मुझे सिखाएगा कि क्या करना चाहिए, और वो उसे कहता है कि घुटनों पे बैठ जाओ। तो एट एक लंबी जलांग मारता है और गुलाटी मारते हुए घुटनों पे बैठ जाता है। इधर जेटियन के पास नोटिफिकेशन आता है कि फोर्थ ने एट को सबक सिखाया है, उसे डिसिप्लिन दिया है, तो उसे रिवॉर्ड मिलते हैं। इस पे जेटियन आगे से कहता है वाओ, फोर्थ तो काफी ज्यादा कमाल का है। फोर्थ ने यहाँ पे एट को एक थोड़ा सा मैसेज भी दे दिया था कि मास्टर की कल्टीवेशन गिरी नहीं है, पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारे दिन खत्म होने को है। एट अपने आप पास से एक लेटर निकालता है और वो फोर्थ को दे देता है जो कि सेवंथ ब्रदर ने एट के पास छोड़ा था, जिसके अंदर सेवंथ ब्रदर ने एट को बताया था कि मास्टर किसी तरीके के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। कहा था कि सबसे बड़े भाई ने, जिसकी कल्टीवेशन मास्टर के लेवल से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इतने सालों में मास्टर के साथ कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करता है। क्या पता मास्टर ने कितने सभी ट्रम्प कार्ड्स अपनी स्लीव के अंदर छुपा के रखे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने सारे ट्रम्प कार्ड जेटियन अपने पास छुपा के रखता है, किसी न किसी दिन तो उसका दिन खत्म ही होगा और वो मारा जाएगा। फोर्थ उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो लेटर के अंदर नहीं था भाई, क्या तुम्हारी मोटी बुद्धि ने ये सब कुछ खुद अंदाजा लगाया। जिसपे एट कहता है कि हाँ, आपको बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी दिमाग है। फोर्थ उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग है ना तो मैं यकीन करता हूँ कि गंगाधर ही शक्तिमान है। खैर मास्टर ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं दिया है, इसीलिए तुम थोड़ा सा और ज्यादा जी लो। तो फिर गुलाटी मारता है और सीधा घुटनों पे बैठ के फोर्थ को शुक्रिया कहता है। साथ में फोर्थ वहां से जाते हुए कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारा नाम क्यों लिया था, इसके बारे में पता लगाओ ताकि मैं मास्टर का जवाब दे सकूं। जिसके बाद फोर्थ वहां से चला जाता है। फोर्थ
फोर्थ के जाने के बाद 8 चैन की सांस लेता है और मन के अंदर सोचता है कि 7th ब्रदर ने पता नहीं क्या गुड़ खिलाए हैं कि उनके चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। इधर हम लोग जेटियान को देखते हैं जो कि 9th डिसेबल को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो 9th डिसेबल आगे से बताती है कि हमें कोई जानकारी ना है कि बाहर क्या हो रहा है, हम लोग कई सालों से इस माउंटेन के बाहर कदम ही नहीं रखे हैं। जेटियान आगे से कहता है कि यही तो दिक्कत है, जिसके बाद वो 9th डिसेबल को पास ही के माउंटेन के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर रुकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। तुम भी जाओ और जाके पैसे दे के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आओ। 9th डिसेबल इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कई सालों से बाहर नहीं गई थी। तो जेटियान उसे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे रहने से दिक्कत होती है, जिसपे 9th आगे से कहती है कि नहीं नहीं, बस वो यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। जेटियान उसे कहता है कि जाओ और जाके और किसी को मारना नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आना। 9th पूछती है कि अगर मुझे किसी ने बुली किया तो मैं क्या करूंगी। जेटियान उसके सर के ऊपर घूंसा मारता है और उससे कहता है कि तुम किसी को बुली करोगी, कोई तुम्हें नहीं करेगा। तो फिर 9th डिसेबल वहां से उड़ते हुए चली जाती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और जेटियान मन के अंदर सोचता है कि कब मैं ये रेंगना छोड़ के उड़ना शुरू करूंगा। उसी टाइम पे 3rd डिसेबल जेटियान के पास आता है और उसे बताता है कि उसने 3 अरे फिक्स कर दी हैं लेकिन 5 अभी भी बाकी हैं। लेकिन 3rd डिसेबल उन बचे हुए 5 को फिक्स नहीं कर पा रहा है। जेटियान को समझ में आ जाता है कि ये बस बहाना बना रहा है, इसलिए जेटियान उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाके उन्हें ठीक करो, मैंने ये पनिशमेंट दी है तुम्हें। अगर तुम 3 सालों के अंदर उन अरेस्ट को ठीक नहीं कर पाते हो तो फिर मैं सजा को और ज्यादा बढ़ा दूंगा और तुम्हें बार बार यहाँ पे आके कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जिससे 3rd डिसेबल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो अरेस्ट को फिक्स कर देगा। 3rd डिसेबल के जाने के बाद जेटियान फिर से वहाँ पे लकी ड्रॉ इस्तेमाल करता है और लकी ड्रॉ में कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ लकी पॉइंट मिलते हैं। जिसपे जेटियान आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि 500 पॉइंट फूके कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वो बचे हुए पैसों से रिवर्स कार्ड इस्तेमाल कर लेता है और रिवर्स कार्ड इस्तेमाल करने के बाद दोबारा लाइफ स्पैन तो बढ़ जाता है, लेकिन वो जमीन पे लेटे हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, बस मरने का इंतजार करूं। साला ये बुढ़ी बॉडी मेरा कुछ भी नहीं कर पा रही है। मेरी जिंदगी के अंदर बुढ़े पार्क के अंदर कुत्ते को घुमाने जाते थे और लौंडिया देख के आते थे, लेकिन मैं यहाँ पे पड़ा हुआ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जिंदगी बचाने के बारे में सोचूं बस। उसी टाइम पे सिस्टम जेटियान को बताता है कि जिफेंग की जितनी भी लॉयल्टी वो खत्म हो चुकी है और उसकी क्वेस्ट पूरी हो गई है और साथ में 5th डिसेबल वहाँ के कुछ एल्डर्स को भी मार देती है। तो फिर जेटियान को और ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे जेटियान और ज्यादा खुश हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे 4th डिसेबल आता है, लेकिन इसकी जो लॉयल्टी थी वो गिर गई थी। 4th डिसेबल अपनी रिपोर्ट देता है कि उसने अपने सभी टास्क पूरे कर दिए हैं और उसने 8th डिसेबल को थोड़ा सा सबक भी सिखा दिया है। जेटियान कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुमने ये पता लगाया कि 9th डिसेबल की फैमिली को किसने किडनैप किया था। 4th डिसेबल बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। उसने 8th डिसेबल से सख्ती से पूछा था, लेकिन उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। भले उसने सेट को धोखा दिया है, लेकिन वो कभी भी 9th डिसेबल की फैमिली के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। जेटियान उससे कहता है कि ये बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या तुमने 8th डिसेबल के साथ और कुछ डिस्कस नहीं किया। वैसे 4th डिसेबल काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जेटियान उसे घूरते हुए देख रहा था। 4th डिसेबल ये तो बता नहीं सकता था कि उसने वहाँ पे ड्रग के बारे में सुना था और इसके मन के अंदर धोखा देने के ख्वाब आ रहे हैं, इसलिए वो झूठ कह देता है कि उसने कोई बात नहीं की थी। जेटियान भी ज्यादा जोर नहीं देता है और उसे कहता है कि जाओ और जाके अपने भाई के साथ मिलकर अरे के ठीक करो, जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। 4th डिसेबल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। तो जेटियान उसे पूछता है क्या तुम्हें और कुछ भी कहना है। तो 4th डिसेबल पीछे मुड़ता है और कहता है कि वो काफी टाइम से ब्लूवुड टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है, लेकिन उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो आखिरी हिस्सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो उसको कम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। जेटियान मन के अंदर ये सोचता है कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है और अगर बूढ़ा डेवल यहाँ पे होता तो वो उसे कभी भी नहीं सिखाता कोई सीक्रेट टेक्निक, क्योंकि इसके टैलेंट के साथ ये बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसलिए जेटियान 4th डिसेबल से कहता है कि तुमने अपना कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू 6 साल पहले किया था, तो फिर तुम्हें इतने ज्यादा बेसब्री क्यों हो रही है। कल्टीवेशन की दुनिया में बेसब्री ही बहुत बड़ा दुख है, इसलिए जब सही टाइम आएगा तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। 4th डिसेबल इसमें भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो दोबारा जेटियान को उंगली करता है, ये कहते हुए कि उसका एक पंच स्टाइल है जो वो सही से नहीं कर पा रहा है। 4th डिसेबल को इसमें भी गाइडेंस चाहिए। इसे जेटियान को समझ में आ जाता है कि 8 के मुंह से कोई ना कोई अपशगुन सुन के ही आया है, इसलिए ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। अगर मैं मना करूंगा तो और ज्यादा शक बढ़ेगा और लॉयल्टी गिरेगी, लेकिन मैं तो बस अभी मिस्टिक एलाइटमेंट रियलम पे हूँ, मैं इसे कैसे कुछ सिखा सकता हूँ, ये डिवाइन कोड रियलम पे है। ये वही बात हो गई कि बच्चा अपने बाप को सिखा रहा है। लेकिन जेटियान फिर भी 4th से कहता है कि जाओ और जाके थोड़ा सा मुझे दिखाओ, लेकिन दूर से, पास मत आना। तो फिर 4th डिसेबल वहाँ पे अपने पंच को परफॉर्म करना शुरू करता है। उड़ते हुए वो आसमान में जाता है और जब तक वो नीचे आता है तो वो एक जोरदार मुक्का सीधा जेटियान की तरफ आगे बढ़ाता है और जेटियान को ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर मारने वाला है, लेकिन 4th पहाड़ के ऊपर घूंसा मारता है, जिससे वो पहाड़ टूट जाता है और नीचे पत्थर आके गिरते हैं। 4th डिसेबल जेटियान से कहता है कि बताइए मुझ में क्या गलती है। पहली बात, जेटियान की आंखें बुड्ढी हो गई हैं, उसे घंटा कुछ नहीं दिखाई दिया कि
यहाँ पे हुआ क्या। और दूसरी बात, फिस्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कल्टीवेशन टेक्निक की लास्ट स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक फोर्थ ने सीखा नहीं है। इसी वजह से उसका पंच काफी ज्यादा धीमा है और पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ है। अब ये जेटियान के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे कुछ बताता है या नहीं, क्योंकि एक डिसेपल अगर नॉलेज को मास्टर कर ले तो फिर टीचर का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए जेटियान फोर्थ से कहता है कि मुझ में तुम्हारे फिस्ट स्टाइल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दी, जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिससे फोर्थ काफी ज्यादा घबरा जाता है। इससे फोर्थ जल्दी से घुटनों पर बैठता है और जेटियान से माफी मांग लेता है। जेटियान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उन सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने की। इससे फोर्थ और ज्यादा सर जमीन में घुसा देता है और माफी मांगता है। वहीं फोर्थ की नजरों के अंदर जेटियान कुछ इस तरीके का दिख रहा था। खैर जेटियान को पता था कि थर्ड कोने में ही बैठा हुआ है, तो वो उसको भी बाहर बुलाता है और उससे भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि कोने में छुप जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। वहीं पे थर्ड भी जेटियान को ऐसे ही देख रहा था, इसीलिए वो भी अपना सर जमीन में पटक देता है और माफी मांगता है। जेटियान थर्ड से कहता है कि तुम्हारे फोर्थ ब्रदर को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उसके स्टाइल में, जल्दी से जाओ उसकी मदद कर दो। जिसके लिए थर्ड मान जाता है और वो जल्दी से फोर्थ को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ डायलॉग्स को कट करने वाला हूँ क्योंकि उसकी वजह से पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है। पेसिंग कितनी स्लो है तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं 13वें चैप्टर पे हूँ और फाइट 26वें चैप्टर पे होगी, और ऊपर से मैं तो इसको थर्ड पर्सन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी इतना टाइम लग रहा है, तो डायलॉग कट करने पड़ेंगे। जेटियान वहाँ पे बैठ के आराम कर ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे 9th डिसेपल आती है, जो कि जेटियान को इन्फॉर्मेशन देती है कि जिनफेंग ने अपने सेक्टर को छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकला है। जिसके बाद वो उसे और भी थोड़ी बहुत जानकारी देती है, जिसके बाद वो फर्स्ट डिसेपल के बारे में बताती है कि उसका निडर सेक्टर इधर उधर घूम रहा है और गेड़िया मार रहा है और जो भी दिख रहा है उन्हें डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। जिनफेंग उससे और सारी चीजें पूछता है तो 9th डिसेपल आगे से बताती है कि चन की वाइफ अंकल वैंग के साथ भाग गई है, साथ में कुछ लुटेरे हैं जो कि नॉर्मल लोगों को मार रहे थे, तो मैंने उनकी चटनी बना दी। जेटियान समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इतनी ज्यादा शार्प मेमोरी और पोटेंशियल भी कमाल का है, लेकिन अच्छी बात है कि ये अभी तक पूरी तरीके से करप्ट नहीं हुई है। इसके बाद जेटियान वहाँ पे थर्ड और फोर्थ को वापस बुलाता है और वो फोर्थ से कहता है कि तुम्हें जिफेंग का पीछा करना है और उसकी जानकारी मुझे देती रहना है कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। साथ ही में जेटियान उन दोनों से ये भी कहता है कि हमारे सेक्टर ने बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम किए हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके जो भी बदनाम चीजें हमारे ऊपर लगी हुई उन्हें हटा दो। लेकिन फोर्थ आगे से कहता है कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है, ना ही वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर की तरह शक्तिशाली है, यहाँ तक कि वो उनकी 6th जूनियर सिस्टर से भी कमजोर है। यहाँ तक कि 6th जूनियर के पास तो एक एमरोज होप भी है जो कि हेवनली ग्रेड का ट्रेजर है। जेटियान को भी पता है कि फोर्थ जो कुछ भी कह रहा है उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, लेकिन फोर्थ और सीनियर ब्रदर जितने भी हैं वो सभी सेक्टर को छोड़ के इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि बूढ़े डीमन ने अभी तक इन्हें पूरी कल्टीवेशन टेक्निक और कोई भी वेपन नहीं दिया है। फर्स्ट डिसेपल के पास भी एक जप्सर सेवर नाम का हेवनली ग्रेड वेपन है, सेकंड ब्रदर के पास लॉन्गोविटी सॉर्ड है और 7th ब्रदर के पास भी कोई सा वेपन है वो नहीं बताया गया। इसके बाद जेटियान फोर्थ को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी आंखों में देखो। फोर्थ डिसेपल जब जेटियान की तरफ देखता है तो उसकी आंखें कांप रही थी, तो जेटियान उसे कहता है कि तुम कांप रहे हो, तुम काफी ज्यादा घबराए हुए हो। तो फोर्थ डिसेपल दोबारा सर जमीन पे मारता है और आगे से माफी मांगता है। जेटियान को पता है कि बूढ़ा डेविल इन लोगों को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था गलती करने पे, इसलिए इनके लोगों के दिल के अंदर डर बैठ गया है और जैसे ही इन लोगों की कल्टीवेशन लेवल बूढ़े डेमन के बराबर हो जाएगी तो ये पक्का उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जेटियान को सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे। इसके बाद जेटियान फोर्थ से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक चांस दे रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जिसके बाद वो फोर्थ डिसेपल को ब्लू टेक्निक की फुल स्क्रिप्ट दे देता है, ये कहते हुए कि तुम इसकी मदद से शायद से नासिन डिवाइनिटी ट्रिब्यूशन रियलम के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर जाओ। फोर्थ डिसेपल इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका मास्टर उसे इतनी आसानी के साथ फाइनल टेक्निक दे रहा है और टेक्निक मिलते ही इसकी लॉयल्टी 10 पॉइंट से बढ़ जाती है। इसके बाद ये गुनगुनाते हुए इन दोनों के बगल से निकलता है तो इन्हें जलन हो रही थी। जेटियान को उनके चेहरे देख के पता चल जाता है कि इन्हें वेपन चाहिए, लेकिन बूढ़े डीमन के जितने भी आइटम्स थे वो जा चुके हैं, तो जेटियान के पास कुछ भी नहीं है इन्हें देने का। तो वह उनसे कहता है कि कड़ी मेहनत करते रहना, मुझे निराश न करना। और फिर 9th डिसेपल जेटियान से कहती है कि उसे भी किसी मिशन पे बाहर जाना है। जेटियान उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो फिर 9th डिसेपल जेटियान से पूछती है कि 5th सिस्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो जेटियान आगे से बताता है कि उसने अपने टास्क को 3 दिन पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। 9th डिसेपल आगे से कहती है कि 5th सिस्टर भी आपको छोड़ के चली गई, वो वापस नहीं आएंगी, पता नहीं ये लोग कितने ज्यादा हरामीपना दिखा रहे हैं। जेटियान उससे कहता है कि तुम
इन्हें इग्नोर करो। और उसे पता था कि फिफ्थ डिसाइपल के साथ भी कोई ना कोई चीज हुई होगी, जैसा कि फोर्थ डिसाइपल के साथ हुई थी कि ट्रक के बारे में बताया है। इसीलिए जेटियन इसे इग्नोर ही करता है, क्योंकि वैसे भी सभी डिसाइपल को एक साथ डिसिप्लिन करना कोई बड़ा छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल आगे से कह रहे थे कि आप मास्टर उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसने धोखा दिया है। जेटियन यही सोचता है कि अभी कल्टीवेशन पे ही फोकस करूं, वही बेहतर रहेगा। और वो नाइन्थ डिसाइपल को किसी काम से बाहर भेज देता है, ये कहते हुए कि जाओ जाके इन्फॉर्मेशन लेके आओ, दिमाग खा रही हो। जिसके बाद हम लोग थर्ड एंड फोर्थ डिसाइपल को एक साथ देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर्थ डिसाइपल को जैसे ही पता चला था कि मास्टर यहाँ पे किसी टाइप के ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंजरी को छुपाने के लिए, तो ये वहाँ पे टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन मास्टर ने इसे टेक्निक दे दी, तो इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। लेकिन थर्ड डिसाइपल फोर्थ से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मास्टर के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं हटाएंगे। वहीं पे इन दोनों के इस भाईचारे की वजह से इधर इनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है। तो फिर जेटियन को रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि जेटियन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो ये चुपचाप बैठा हुआ था। तो लकी ड्रॉ करने लगता है, 80 से 18 बार कर लेता है, लेकिन इसे घंटा कुछ नहीं मिलता। और जैसे 2 चांस बचते हैं तो ये मरी हुई हालत में लकी ड्रॉ इस्तेमाल करता है, तो इसकी किस्मत चमक जाती है। इसे 3 आइटम मिलते हैं। पहला आइटम 3 स्क्रॉल्स ऑफ हेवनली राइटिंग की बुक थी, जो एक कल्टीवेशन टेक्निक थी, और एक अवतार था, और 10 रिवर्सल कार्ड थे, जिनको देख के जेटियन के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और ये बौखला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जितने पैसे अभी तक फूका था वो सभी एक बार के अंदर ही रिकवर हो गए और ऊपर से प्रॉफिट भी हो गया। जेटियन अब से इसी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और वो अवतार और साथ ही में रिवर्सल कार्ड का भी इस्तेमाल यहीं पे कर लेता है। जैसे जेटियन की कल्टीवेशन में बढ़ती है और साथ ही में इसकी लाइफ फोर्स भी बढ़ जाती है, और उसके पास 4000 दिन हो गए थे जिंदा रहने को। इसके बाद अगला सीन मून पैलेस का होता है, जहाँ पे 6th डिसाइपल है और 5th डिसाइपल यहीं पे आई हुई थी माउंटेन को छोड़ने के बाद में। 6th डिसाइपल 5th से कहते हैं कि तुम्हें काफी टाइम पहले ही माउंटेन छोड़ देना चाहिए था। तो 5th आगे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे जितने लकी थोड़ी ना थी, तुम लोगों के जाने के बाद उसने कभी हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं किया और हमें कुछ दिया ही नहीं। जिसपे 6th डिसाइपल 5th से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकती हूँ। तो 5th डिसाइपल उससे पूछते हैं कौन सा आइडिया। अब मैं यहाँ पे बात को बिल्कुल भी नहीं खींचूंगा और एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। 6th डिसाइपल को ऐसा लगता है कि जेटियन अपने साथ सभी ट्रेजर्स को लेके ही जाएगा, जबकि उसके पास घंटा कुछ नहीं है। इसीलिए 6th डिसाइपल 5th से कहती है कि हमें यहाँ पे एक प्लान बनाना चाहिए कि हम लोग उसकी चहेती 9th डिसाइपल को किडनैप कर लेंगे और वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आएगा ही आएगा। तब हम उसे मार पीट देंगे और उसके सभी ट्रेजर्स को चुरा लेंगे, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा वीक है। और एक और चीज, 9th डिसाइपल की जो फैमिली किडनैप हो रही थी उसके पीछे भी 6th डिसाइपल का हाथ था। अगले दिन 4 दिनों के बाद का होता है, हम लोग जेटियन को देखते हैं और ये हेवनली बुक को पढ़ने में इतना बिजी हो गया था इसे दिन के बारे में पता ही नहीं चला। 9th डिसाइपल वहाँ पे आती है और वो बताती है कि 4th कुछ बात करने के लिए आया था। तो वो जैसे ही जेटियन को देखती है तो वो और ज्यादा जवान हो गया था। 9th उससे कहती है कि आप तो और ज्यादा जवान होते जा रहे हैं। जेटियन उसे कहता है कि मक्खन न लगाओ, ये बताओ कि 4th यहाँ पे किस लिए आया था। तो 9th आगे से बताती है कि शायद से उसे कल्टीवेशन करने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो वो गाइडेंस के लिए आया होगा। जेटियन उससे पूछता है कि कल्टीवेशन का महत्व क्या है ये बताओ और तुम्हारा मकसद क्या है। जिसमें 9th आगे से बताती है कि बस मास्टर की बात मानना, कल्टीवेशन को बढ़ाते रहना और जितने भी चीजें हो उन सभी को पाते रहना और मिस्टीरियस हेवन रियलम के अंदर चलते जाना। जिस पर ये दोनों आगे से हंसते हुए कहते हैं शाबाश, यही चीजें हैं जो मैं ही कर रहा हूँ, चोर चोर मोसेरे भाई। उसी टाइम पे वहाँ पे 4th डिसाइपल आता है, जो कि ये देख के हैरान हो जाता है कि जेटियन दोबारा जवान हो गया और ऊपर से उसका कल्टीवेशन ऑरा भी और ज्यादा बढ़ गया है। वह भी जेटियन भी 4th डिसाइपल से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, तुमने 2 ही दिनों के अंदर कल्टीवेशन टेक्निक को काफी अच्छे से समझ लिया और तुम्हारी लाइफ फोर्स भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। खैर 4th डिसाइपल यहाँ पे एक बैड न्यूज लेके आया था और वो 9th डिसाइपल को बताता है कि उसके फैमिली मेंबर दोबारा किडनैप हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो पक्का कल्प्रिट को ढूंढ के ही रहेगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। वहीं पे 9th डिसाइपल इस बार भी जेटियन से कहते हैं कि उसे ये मौका दिया जाए इसमें हम लोग को खुद से हैंडल करने का। जेटियन इसमें कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे मैसेंजर बर्ड आता है, तो 9th डिसाइपल उड़ते हुए जाती है और उसकी गर्दन पकड़ के उससे मुंह से लेटर छीन लेती है और उसे दोबारा भेज देती है। लेटर ये 3rd डिसाइपल ने भिजवाया था, जो कि जीफेंग के ऊपर रिसर्च करने के लिए गया हुआ था। 3rd डिसाइपल लेटर के अंदर बताता है कि जीफेंग ने अपने सेक्ट को छोड़ के राइटेस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और उस सेक्ट के सेक्ट लीडर ने जीफेंग को वहाँ का सबसे जवान एल्डर बना दिया है और राइटेस सेक्ट की कभी भी जेटियन के साथ नहीं बनी है। खैर जेटियन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि चीजें उसके प्लान के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन परेशानी ये है कि 3rd डिसाइपल का कोई आता पता नहीं है, शायद से उसे राइटेस सेक्ट ने पकड़ लिया होगा। दरअसल 3rd डिसाइपल यहाँ पे सेक्ट लीडर को असैसिनेट करने का प्लानिंग बना रहा है, लेकिन सेक्ट लीडर उसे ज्यादा शक्तिशाली है 2 कल्टीवेशन ऊपर। 9th डिसाइपल पूछते हैं लेकिन उसने ऐसा किया है क्यों, तो 4th आगे से बताता है कि 5th डिसाइपल ने सेक्ट को धोखा दे दिया है, तो शायद से 3rd डिसाइपल यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है कि वो अभी भी माउंटेन के लेकर वफादार है। जेटियन 4th डिसाइपल से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे 3rd डिसाइपल का काम देने वाला हूँ कि जल्दी
से जाओ और एक को ठीक करो, और अगर तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें हेवनली ग्रेड का वेपन दूंगा। फोर्थ डिसेबल इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसकी लॉयल्टी भी 5% से बढ़ जाती है, और ये सोचता है कि अगर इसे यहाँ पे हेवनली ग्रेड का ट्रेजर मिलता है तो फिर ये यहाँ पे 10 साल तक भी रुकने को राजी है। जीटीएन बताता है हेवनली ग्रेड के ट्रेजर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं और कई सारे कल्टीवेटर का सपना होता है उन्हें पाने का, लेकिन ये सपना अधूरा रह जाता है जे और मेंस के कैंडिडेट की तरह। फोर्थ डिसेबल जीटीएन से पूछता है लेकिन नाइन्थ सिस्टर की फैमिली मैटर के बारे में क्या, तो जीटीएन आगे से बताता है कि ये छोटा सा मामला है, मैं थोड़ा सा सोचूंगा और शायद से मैं खुद ही इस मामले को देखने के लिए जाऊं। फोर्थ डिसेबल वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि जब जीटीएन वापस आएगा तब तक वो अरे को ठीक कर चुका होगा। नाइन्थ डिसेबल जीटीएन से पूछते हैं कि उसे जीफेंग इतने ज्यादा फिक्र क्यों है, तो जीटीएन आगे से बताता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि उसको हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की असलियत के बारे में पता चले और जब वो ताकतवर होगा तो वो जाके खुद ही उनसे निपट ले। इस तरीके से हम लोग एक पत्थर से 2 शिकार मार गिराएंगे। नाइन्थ डिसेबल आगे से कहते हैं कि पहले तो आप लोगों को डायरेक्ट मार दिया करते थे तो फिर आजकल आप शकुनी मामा क्यों बने हैं। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि इसमें मेरी चॉइस थोड़ी ना है, ये तो सिस्टम की रुसवाई है जो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जीटीएन नाइन्थ डिसेबल की फैमिली के मैटर के बारे में सोच रहा था कि फोर्थ डिसेबल ने एक बार सभी फैमिली मेंबर्स को ले आया लेकिन दोबारा उन्हें किडनैप कर लिया गया। इसके पीछे कोई तो बड़ा आदमी है जो इन सभी चीजों को चल रहा है। वह पे नाइन्थ डिसेबल जीटीएन से कहती है फैमिली की मदद करने के लिए, तो जीटीएन कहता है कि मैं खुद वहां पे जाऊंगा, जिससे नाइन्थ डिसेबल काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मास्टर खुद उसकी फैमिली के लिए माउंटेन से बाहर जाने वाले हैं और उसकी लॉयल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग जीटीएन को देखते हैं जो कि सच सवर रहा था और नाइन्थ डिसेबल उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। जीटीएन ने सूट पहना था, लोकल कपड़े खरीदे थे और साथ में बेल्ट वेल्ट पहनी थी। इसके बाद जीटीएन वहाँ पे विजार्ड को बुलाता है, तो नाइन्थ डिसेबल विजार्ड को देख के हैरान हो जाती है और जीटीएन से पूछती है कि आपने अपना माउंट कब बदला, लेकिन जीटीएन उसे कहता है कि आओ और आके बैठ जाओ, हम लोग साथ में जाने वाले हैं। नाइन्थ डिसेबल इसके लिए मना कर रही थी लेकिन जीटीएन उससे कहता है कि बैठ जाओ क्योंकि एन यांग यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और विजार्ड की मदद से हम लोग 2 घंटे के अंदर ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो दोनों विजार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और विजार्ड वहाँ से दौड़ना शुरू करता है हवा के ऊपर, और हम लोग जीटीएन को देखते हैं और उसके खरपच्चे उड़े पड़े थे। जो ये सूट पहन के आया था वो लंगोट में बदल गया था और जो जेवर वेवर थे वो हवा में ही गायब हो गए थे। अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है और हम लोग जीटीएन को देखते हैं और इसकी कमर टूट गई थी, लेकिन नाइन्थ डिसेबल जीटीएन से कहती है कि विजार्ड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब इसके बाद ये लोग सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो हुलिया बदल के गरीबों के अंदर आ जाते हैं ताकि कोई भी इन्हें पहचाने नहीं, और जीटीएन नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि अब से तुम मुझे मास्टर नहीं ग्रैंडपा कह के बुलाओगे। नाइन्थ डिसेबल काफी ज्यादा शैतान थी इसीलिए वो जीटीएन का खून चाटने लगती है और उसको ग्रैंडपा कहते हुए। खैर इसके बाद वो जब शहर के अंदर घुसती है तो वो दुकानों के अंदर जाती है और जबरदस्ती कैंडी वैंडी छीन के बिना पैसे दिए उन्हें खाने लगती है। दुकानदार पैसे मांगता है तो नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है घूसा मार दूंगी। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के जीटीएन की तरफ देखती है तो जीटीएन उससे कहता है कि पैसे दे दो, और वो उसको समझाता है कि हम लोग जबरदस्ती लोगों से चीजें नहीं छीन सकते हैं, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो अपने घर वालों को क्या खिलाएगा। और जब नाइन्थ डिसेबल को बात समझ में आ जाती है तो वो दुकानदार को दुगने पैसे दुगने क्या चौगने पगने दे देती है, जिससे दुकानदार को, और वो भागते हुए घर चला जाता है दुकान बंद करके। अब इसके बाद नाइन्थ डिसेबल कहीं पे जा रहे थे तो भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसकी मुंडी सटकने लगती है, तो वो अपनी पावर को रिलीज करती है और सभी को लात मार के वहां से भगा देती है। जीटीएन को समझ में आ जाता है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नाइन्थ डिसेबल को मैनर सिखाने में कि कैसे बर्ताव किया जाता है। खैर उसी के सामने कुछ गार्ड्स खड़े थे जो कि सिटी गार्ड्स थे, और वो नाइन्थ डिसेबल से कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन कमाल की है, हमारे साथ सिटी गार्ड बन जाओ, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिसमें नाइन्थ डिसेबल उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे अजूरे ड्रैगन एसोसिएशन को घंटा ज्वाइन करूंगी। इस पर ये लोग भड़क जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन नाइन्थ डिसेबल पैर पटकते हुए कहती है कि जल्दी बताओ मेरे मास्टर वेट कर रहे हैं। तो फिर जीटीएन बाहर निकलता है तो ये लोग जीटीएन से कहते हैं बुढ़ऊ तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर अजूरे एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेती है तो फिर तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुनाफा भी मिलेगा। नाइन्थ डिसेबल जीटीएन से पूछती है कि हम इनका वेट ही क्यों कर रहे हैं, तो जीटीएन आगे से बताता है कि ये लोग मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तभी उनमें से एक गार्ड बताता है कि इनके एसोसिएशन को नीदर सेक्ट सपोर्ट करता है जो कि फर्स्ट डिसेबल है। इसके बाद एक गार्ड आगे बढ़ता है जो कि नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर हमारे साथ पंगा लोगे तो फिर हम दंगा कर देंगे, बेहतर यही रहेगा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो और तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और फिर नाइन्थ डिसेबल को जैसे ही ये लगता है कि जीटीएन नाराज है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि मार धाड़ का टाइम आ चुका है, इसलिए वो एक दुलत्ती सीधा उस गार्ड के मुंह के ऊपर मारती है तो उसके दांत बाहर जाके गिरते हैं और वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन यही नहीं, नाइन्थ डिसेबल भी जंप मारती है और हवा में ही उसके ऊपर किक मारती है, लेकिन अभी भी नहीं। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसके ऊपर मुक्के पे मुक्के भर देती है जिससे उसका मुंह ही खराब हो जाता है। और नाइन्थ डिसेबल उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर को ओल्ड मैन बुलाने की। पीछे से लोग कहते हैं क्या इसे नियम के बारे में नहीं पता है क्या। इस पे जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि अगर इसे नियम के बारे में पता होता तो फिर नाइन्थ डिसेबल ना होती। खैर 2 गार्ड और
अपनी चाकू छुरी निकाल के अटैक करने को आगे बढ़ते हैं तो फिर नाइन्थ डिसेबल साइड से उसके मुंह के ऊपर किक मारती है और उन दोनों से कहती है कि अगर ज्यादा छुपड़ की तो मार भी दूंगी। जिससे ये दोनों डर जाते हैं और अपने घुटनों पे आके हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते हैं। तो फिर जेटियन आगे बढ़ता है और वो नाइन्थ डिसेबल को रोक के उसे कहता है कि बस करो, तुमने तो उनकी आंखें ही बाहर निकाल दी। इसके बाद जेटियन उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जेटियन उन दोनों से कहता है कि कल मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर आऊंगा तुम्हारे चीज पे डायरेक्ट बात करने के लिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, अभी जाओ यहाँ से। नाइन्थ डिसेबल जेटियन से पूछते हैं कि हमें इनकी मदद क्यों चाहिए। तो जेटियन आगे से बताता है कि ये यहाँ के नेटवर्क को जानते होंगे, शायद से किडनैपिंग के मामले में थोड़ी सी हमें जानकारी दे सकेंगे। इसके बाद जेटियन उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। नाइन्थ डिसेबल आगे से बताती है कि उसे बस इतना ही पता है कि उसके घर के सामने 2 शेरों के पत्थर की मूर्तियां हैं बस, और उसकी मदर को सिलाई कढ़ाई पसंद थी। जेटियन मन के अंदर सोचता है कि जब उसकी फैमिली ने नाइन्थ डिसेबल को उसके माउंटेन को ज्वाइन करने के दिया था तब वो काफी ज्यादा छोटी होगी। पता नहीं उसके पेरेंट्स कैसा फील करते होंगे कि वो अपनी बेटी को शेर की गुफा के अंदर छोड़ने को जा रहे हैं। खैर इन लोगों को नाइन्थ डिसेबल का घर ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती है और नाइन्थ डिसेबल जेटियन से कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल सेम शेर की मूर्तियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जेटियन उसे कहता है कि उन्हें नीचे रखो और जल्दी से घर के अंदर चलो। तो वो दोनों एक साथ घर के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे बस एक गार्ड था जो साफ सफाई कर रहा था। नाइन्थ डिसेबल उसके पास भागते हुए जाती है और उससे पूछती है कि मेरे मदर एंड फादर कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। लेकिन वो गार्ड नाइन्थ डिसेबल को पहचानता नहीं है तो नाइन्थ डिसेबल उसको खर्चा पाने दे देती है। फोर्थ डिसेबल ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही हालात है यहाँ पे। सी फैमिली को पूरी तरीके से किडनैप कर लिया गया है और कोई भी फैमिली हेड यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जेटियन पीछे मुड़ता है और उस गार्ड को बुलाता है, कहता है कि यहाँ पे आओ। जेटियन उस गार्ड से कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये सी फैमिली की यंग लेडी है। उस गार्ड को जैसे ही पता चलता है कि लेडी नाइन्थ यंग लेडी है सी फैमिली की तो वो अपना घुटना टेक देता है और वहाँ पे वेलकम करने लगता है। करिए आखिरी सर्वेंट अपना नाम फूगी बताता है, जिसके बाद ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं और फूगी इन्हें सारी जानकारी देता है कि सी फैमिली के सभी मेंबर्स को लेक साइड गैंग ने किडनैप कर लिया है और इस वजह से यहाँ के जितने भी सर्वेंट हैं वो सभी चले गए हैं सिर्फ फूगी को छोड़ के। नाइन्थ डिसेबल उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए तो फूगी बताता है इसलिए क्योंकि सी फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट करती है और उसकी वफादारी टॉप नॉच की है। और यहीं पे एक मक्खी वक्खी भी थी जो लोगों को खून चाट रही थी। जेटियन फूगी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि नाइन्थ डिसेबल ने तुम्हें मारा नहीं। जिसके बाद वो मच्छर मारने के लिए जब दीवार पे हाथ मारती है तो दीवार ही टूट जाती है जिससे फूगी की फटके 4। जेटियन फूगी से कहता है कि युवान वापस आ चुकी है, इस बात को तुम दबाए रखो और किसी को कुछ बताना नहीं। और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे अपनी पहचान यहाँ पे छुपानी पड़ेगी कि मैं बूढ़ा डेविल हूँ ताकि मैं और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन को जारी रख सकूं किसी फैमिली के सभी मेंबर्स कहाँ पे गए। और जब जेटियन लेटा हुआ था तब इसके पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि फोर्थ डिसेबल ने अपने टास्क को पूरा कर लिया और थर्ड डिसेबल का टास्क बचा हुआ है। जेटियन को अंदाजा लग जाता है कि थर्ड डिसेबल जरूर घायल हो गया होगा अपने जर्नी के जरिए। जेटियन का अंदाजा बिल्कुल परफेक्ट था, जेटियन घायल ही हो गया था और वो मस्त लेटा हुआ आराम कर रहा था। फोर्थ डिसेबल उसका ध्यान रख रहा था लेकिन वो बाद में उसके मुंह के ऊपर कपड़ा फेंक के कहता है कि नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। तो थर्ड डिसेबल उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो, मुझे बस 7 दिन चाहिए, 7 दिनों के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा और सेल को खुद से रिपेयर कर दूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है सेल को रिपेयर करने की। फिर हम लोग फोर्थ को देखते हैं जो अगली सुबह बाहर ही खड़ा था। तभी यहाँ पे एक मैसेंजर बाढ़ आती है तो फोर्थ उसके ऊपर कंटाप मार के लेटर ले लेता है और उसे वापस भेज देता है। लेटर जेटियन ने भिजवाया था और जेटियन ने बता दिया था कि थर्ड घायल है और मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए माउंटेन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और शील्ड को जल्दी से रिकवर कर लो ताकि बाकी लोगों को पता न चले। फोर्थ डिसेबल इस बात से हैरान हो जाता है कि जेटियन को सब कुछ पता है और वो अपना सर टिका के कहता है कि आप तो ग्रेट हो और इसकी लॉयल्टी बढ़ जाती है। जिसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है और हम लोग अजूरे एसोसिएशन के जहाँ पे हम लोग जेनफेंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ का लीडर है। वो दोनों गार्ड यहाँ पे आते हैं और उसे बताते हैं कि कोई बुड्ढा यहाँ पे आने वाला है तहकीकात करने के लिए। और उसी टाइम में यहाँ पे नाइन्थ डिसेबल भी आ जाती है तो जेनफेंग उसे कहता है कि उसे यहाँ से भगा दो। वो लोग बताते हैं कि उसने कहा कि उसका सब्र बहुत ही कम है और अगले ही पल वहाँ पे दरवाजे पे धमाका होता है और नाइन्थ डिसेबल अंदर आती है जो कि कुछ लोगों को घसीटते हुए लाती है और उनसे कहती है कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा सब्र बहुत कम ही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर इंतजार करवाने की। नाइन्थ डिसेबल जेनफेंग से पूछती है क्या तुम इनके लीडर हो, लेकिन जेनफेंग उसे कहानियां बुझा रहा था कि तुमसे बेहतर यहाँ पे और कोई भी होगा। इन्हें लग रहा था कि नाइन्थ डिसेबल की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। नाइन्थ डिसेबल पीछे लाशों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या तुम इनके लीडर हो। तो नाइन्थ डिसेबल उसे कहती है कि अगर तुम हो तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। जेनफेंग से और ज्यादा सब्र नहीं होता है और वो अपने बंदे से कहता है कि हमला कर दो। तो फिर एक बंदा नाइन्थ डिसेबल के ऊपर एरो से अटैक करता है लेकिन वो एरो जैसे ही नाइन्थ डिसेबल के पास पहुंचता है तो नाइन्थ डिसेबल अपनी असली कल्टीवेशन या फिर उससे कम के लेवल को रिलीज करती है तो फोर्स की वजह से ये लोग उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं जिससे लीडर को समझ में आ जाता है कि नाइन्थ डिसेबल के कल्टीवेशन कहीं ज्यादा है जितना वो लोग
सोच रहे थे। कल्टीवेशन फोर्स की वजह से लीडर उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। नाइन्थ डिसेबल उसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी मुझे और ज्यादा वेट करवाना है? तो जेनफेंग हार मान जाता है और वो बात करने के लिए राजी हो जाता है। नाइन्थ डिसेबल उसके पास भागते हुए आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लेक साइड गैंग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन जेनफेंग ने आज से पहले इस गैंग का नाम सुना ही नहीं था। तो नाइन्थ डिसेबल उसे बताती है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सी फैमिली को किडनैप किया है। तो जेनफेंग इस काम से मना कर देता है। नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है कि जरा सोच लो। तो फिर जेनफेंग को समझ में आ जाता है कि वो मरेगा ही मरेगा, चाहे वो इसको हाँ कहे या फिर ना कहे। इसीलिए वो कहता है कि 3 दिनों में मैं आपको सभी चीजें बता दूंगा। तो नाइन्थ डिसेबल वहां से चली जाती है। लेकिन वो जाने से पहले उस बंदे के पास जाती है जिसने एरो चलाया था। नाइन्थ डिसेबल उससे पूछती है तुमने चलाया था एरो? वो बंदा कहता है नहीं 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 मैंने नहीं चलाया मैम, नहीं नहीं नहीं। लेकिन नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है नहीं वो तुम ही थे। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करती है और उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है और उसको चिढ़ाते हुए कहती है बुज़दिल कहेगा। और वो जाते हुए जेनफेंग से कहती है कि जैसा कहा है अगर वैसा नहीं किया तो फिर अगले दिन आके पूरे अज़ूरो एसोसिएशन को मैं मिटा दूंगी। जेनफेंग यही सोचता है कि नाइन्थ डिसेबल यहाँ पे आके सिर्फ उन्हें घायल करके गई है, किसी को मारा नहीं है। बाकी इसे पक्का यकीन नहीं था कि यहाँ पे सच में कोई लेक साइड गैंग है या नहीं। फिर हम लोग जीटियान डाओ को देखते हैं जो कि मुर्गियों को दाना दे रहा था और ये इसी बारे में सोच रहा था कि जब बूढ़ा डीमन यहाँ पे पहली बार आया था तो वो पहली बार नाइन्थ डिसेबल से मिला था और उसे डिसेबल बनाना चाहता था। लेकिन सी फैमिली ने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में अचानक ने उन लोगों ने खुद से ही नाइन्थ डिसेबल को जीटियान डाओ के पास भेज दिया था। जीटियान मोगी से पूछता है क्या यहाँ पे सी फैमिली की कोई दुश्मनी है क्या किसी से? मोगी आगे से बताता है कि अगर किसी की होगी तो वो मुरोंग फैमिली होगी। 5 साल पहले दोनों फैमिलीज आग और पानी की तरह थे, आपस में लड़ते रहते थे बिजनेस की वजह से। लेकिन सी फैमिली के मास्टर ने सबसे ज्यादा ध्यान बिजनेस के ऊपर लगाया और वो काफी ज्यादा अमीर हो गए और तब से ही मुरोंग फैमिली सी फैमिली की दुश्मन बन गई। जीटियान पूछता है कि असैसिनेशन के पीछे उन्हीं का हाथ है तो मोगी आगे से बताता है कि हो सकता है लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इससे जीटियान को समझ में आ जाता है कि सी फैमिली ने इसीलिए नाइन्थ डिसेबल को जीटियान डाओ के पास भेज दिया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी टाइम में वहाँ पे नाइन्थ डिसेबल आती है जो कि गेड़िया मारते हुए आ रही थी, छलांग मारते हुए। जीटियान उससे कहता है कि दरवाजे से क्यों नहीं आती हो? तो नाइन्थ डिसेबल नाचते हुए कहती है कि उससे ज्यादा टाइम लगेगा, फांदने से बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन जीटियान उससे कहता है कि अगली बार से ऐसा ना करना तो फिर उसे मेरिट पॉइंट मिलते हैं। जीटियान उससे पूछता है कि जिस काम कैसे गई थी वो काम पूरा हो गया? तो नाइन्थ डिसेबल आगे से बताती है कि पूरा हो गया। जीटियान पूछता है क्या तुमने उन्हें मारा? नाइन्थ डिसेबल कहती है कि नहीं, हमने तो बैठ के चाय पी और बड़े आराम से बात की। बाकी जीटियान को समझ में आ गया था कि चाय कैसे पी गई थी। अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि जीटियान के पास धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे थे कि नाइन्थ डिसेबल ने कई सारे बुरे लोगों को मार दिया है और ये और कोई नहीं अज़ूरो एसोसिएशन वाले ही थे क्योंकि उन्होंने टास्क को पूरा ही नहीं किया था। जीटियान को रिवॉर्ड मिल रहे थे क्योंकि अज़ूरो एसोसिएशन वाले एन यांग के अंदर हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, तो फिर इनके मरने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है और लोग खुश ही होंगे। फिर जीटियान पीछे मुड़ता है और फूगी को एक टोकन देता है जो किसी रॉयल फैमिली की तरफ से था और वो फूगी से कहता है कि मुरोंग फैमिली के बारे में अता पता लगाओ कि वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं। फिर जीटियान बड़े आराम से धूप सेक रहा था, तभी वहाँ पे छत को फांदते हुए नाइन्थ डिसेबल आती है। जीटियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि दरवाजे से आया करो, घुटनों पे बैठ जाओ। तो नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है कि उसे ये याद नहीं रहा था, वो काफी जल्दी में थी। लेकिन जीटियान यहाँ पे अब नाइन्थ डिसेबल को पनिशमेंट देने वाला था पिछवाड़े पे थपकी मार के। लेकिन नाइन्थ डिसेबल काफी ज्यादा चालाक थी, इसलिए वो प्रोटेक्टिव एनर्जी लेयर बना देती है उसके ऊपर और दांत दिखाते हुए कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं। जीटियान उसे कहता है कि जल्दी से उस एनर्जी को रिमूव करो। तो फिर नाइन्थ डिसेबल कर देती है जिसके बाद उसे पनिशमेंट मिलती है और 2-3 बार मारने के बाद जीटियान का हाथ भी सूज गया था, लेकिन इतनी पनिशमेंट काफी थी उसे चीजें याद दिलाने के लिए, रूल्स को कैसे माना जाता है और कैसे बिहेव किया जाता है। हालांकि नाइन्थ डिसेबल को काफी ज्यादा बुरा लगा था और उसका रोने वाला मुंह बन चुका था, लेकिन जीटियान उसे कैंडी देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था, अगली बार याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है और उन चीजों को अच्छे से फॉलो करना। चलो अब ये कैंडी खाओ और खुश हो जाओ। और जीटियान डाओ को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है नाइन्थ डिसेबल को डिसिप्लिन देने के लिए। जीटियान डाओ अब वहाँ पे फूगी का इंतजार कर रहा था, लेकिन फूगी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए जीटियान डाओ खुद ही नाइन्थ डिसेबल के साथ जाता है मोरोंग फैमिली फूगी को चेक करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग दोबारा मून पैलेस को देखते हैं जहाँ पे 5th डिसेबल काफी ज्यादा परेशान थी। तो 6th उससे कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा परेशान हो। तो 5th डिसेबल उसे कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, अगर हमने ये कांड 1 महीने पहले किया होता तो फिर कोई भी दिक्कत ना थी, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। 6th उससे पूछती है क्या बदल गया है? तो 5th आगे से बताती है कि मास्टर पहले से और ज्यादा जेंटल हो चुके हैं और अब वो कोई भी टास्क करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोच समझ के फैसला करते हैं। जिसपे 6th डिसेबल उसे कहती है कि तुम उसे इतना ज्यादा डरती हो कि तुम्हारी ऊंचाइयां पार जा चुकी हैं। लेकिन 5th उसे पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस चारे को पकड़ लेंगे? जिसपे 6th आगे से कहती है कि कोई दिक्कत ना है,
है मास्टर भले ही चारा ना पकड़े लेकिन नाइन्थ डिसाइपल जरूर पकड़ लेगी। वो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड है और काफी ज्यादा समझदार नहीं है। और जैसे ही हम लोग मास्टर को यहाँ पे देखेंगे बस हमें उनके सभी ट्रम्प कार्ड्स को उनसे छुड़वाना है। फिफ्थ डिसाइपल पूछती है कि हम लोग ऐसा करेंगे कैसे, जिसपे सिक्स्थ डिसाइपल आगे से बताती है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे सेक्ट हैं जो कि मास्टर को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। मैं इस बारे में न्यूज फैला दूंगी जिसके बाद वो सभी वहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे उसे मारने के लिए। लेकिन फिफ्थ डिसाइपल पूछती है कि अगर वो सभी उसे घबरा गए तो, क्योंकि फिफ्थ डिसाइपल ने कुछ ही महीनों पहले देखा था कि जीटीएन की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और वो क्या क्या कर सकता है। सिक्स्थ डिसाइपल आगे से कहती है टॉप 10 सेक्ट बेवकूफ नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मास्टर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलेंगे तो वो या तो पहले अटैक करेंगे या फिर बाद में करेंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो कि सिक्स्थ डिसाइपल को बताती है कि अजुरा एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिटी के अंदर आर्मी इंपीरियल टोकन भी देखा गया है। सिक्स्थ डिसाइपल उससे पूछती है कि ये किसने किया, तो सर्वेंट आगे से बताती है कि कोई अननोन कल्टीवेटर था लेकिन उसके कल्टीवेशन 8 मेरिडियंस ऑफ ब्रह्मा सील रियलम पे था। फिफ्थ डिसाइपल पूछती है कि यह नाइन्थ डिसाइपल हो सकती है, लेकिन सिक्स्थ कहती है कि नहीं नहीं, उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो तो सभी लोगों को मार देती और अपनी कल्टीवेशन का भी इस्तेमाल ना करती। तो फिफ्थ डिसाइपल कहती है कि वो दोनों भी तो एक साथ जा सकते हैं। तो सिक्स्थ डिसाइपल आगे से कहती है कि मैं सेफ खेलूंगी तो फिर मैं वहाँ पे कुछ लोगों को भेज दूंगी चेक करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे 2 पोर्ट्रेट मंगाती है जो कि मास्टर और नाइन्थ डिसाइपल के थे और वो अपने सर्वेंट से कहती है जाओ और जाके सिटी के अंदर इन लोगों को ढूंढो, अगर ये दिखते हैं तो आओ कि मुझे बता देना। जिसके बाद वो लोग टोकन के बारे में बात करते हैं तो ये टोकन बहुत ही ज्यादा खास था और ग्रेट यैन एम्परर के अंदर इसको देखा गया था, जिसके बाद से ये दोबारा नहीं दिखाई दिया था दुनिया के अंदर, लेकिन ये हाल ही में वापस आ गया है। हालांकि इंपीरियल आर्मी इसको बहुत ज्यादा मानती है और इसका कहना मानती है, लेकिन इसे इतनी आसानी के साथ भी यूज नहीं किया जा सकता है। 2 रास्ते बनते हैं, या तो एक नकली है या तो एम्परर यहाँ पे खुद ही आया है एक कॉमनर बन के। लेकिन हाल ही के बवाल की वजह से ऐसा नहीं लगता है कि एम्परर यहाँ पे कोई भी रिस्की चीज करेगा। लेकिन सिक्स्थ डिसाइपल इसके बावजूद फिफ्थ से कहते हैं कि चिंता ना करो, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है। और उसी टाइम पे हम इन दोनों को देखते हैं जो उसकी आइसक्रीम लपेटते हुए जा रहे थे। इसीलिए जीटीएन उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल वाली हो, थोड़ा सा चुपके रहो, क्या पता तुम्हारी फैमिली को किडनैप करने वाले तुम्हारे सीनियर सिस्टर और ब्रदर्स हो। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल को पूरा यकीन था कि उनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा मानते हैं और वो उसके पेरेंट्स को किडनैप नहीं करेंगे। अब इसके बाद वो लोग मूरॉन फैमिली में पहुंच जाते हैं तो जीटीएन नाइन्थ डिसाइपल से कहता है कि हल्के से लात मार के दरवाजा खोलो, लेकिन नाइन्थ डिसाइपल इतनी जोर से मारती है कि वो दरवाजा उड़ते हुए जाता है और एक बंदे से टकराता है तो वो दूर जाके गिरता है। वो लोग भागते हुए बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली का दरवाजा तोड़ने की। जीटीएन हाथ के इशारे से कहता है जाओ और जाके शुरू हो जाओ। तो नाइन्थ डिसाइपल शुरू हो जाती है और वो एक झटके के अंदर ही जितने वहाँ पे लोग थे उन सभी को मार पीट के एक बराबर कर देती है। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल पीछे मुड़ के जीटीएन से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं इन्हें कैसे हराऊं। जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक का नाम मुरोंग हाई था, जो कि जीटीएन से पूछता है कि तुम कौन हो। जीटीएन उससे पूछता है कि फूगी तुम्हारे पास ही है। तो मुरोंग हाई आगे से कहता है कि वो यहाँ पे नकली टोकन लेके आया था तो मैंने उसे अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। जीटीएन नाइन्थ डिसाइपल से कहता है कि इसे थोड़ा खर्चा पानी दो ताकि ये ठीक से बात करे। तो ये लोग अपने हथियार वथियार निकाल लेते हैं और आगे से कहते हैं कि ये बदतमीज लड़की कौन है, इसके पास तो मैनर्स ही नहीं है। लेकिन उसी टाइम में नाइन्थ डिसाइपल अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करती है जो और थोड़ा लेवल बढ़ा के होता है, तो उसकी पावर्स को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और फोर्स की वजह से ये सीधा अपने घुटनों पे ही आ जाते हैं और जमीन की नीचे दबने बनने लगते हैं। नाइन्थ डिसाइपल मुरोंग हाई से कहते हैं कि तुम थोड़े से ज्यादा टफर हो। इसके बाद अगले सीन में हम लोग मुरोंग हाई को देखते हैं जो कि फोगी को बाहर ले आता है, बस फोगी फूगा हुआ था। जिसके बाद ये दोनों फोगी के फुग्गों को छूते हुए कहते हैं कि इसे किसने मारा। मुरोंग हाई आगे से कहता है कि मैंने नहीं मारा, ये तो बस कुत्ते के पीछे भाग रहा था, फिसल के नीचे गिर गया तो फुग्गे इसके खुल गए। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल उसे कहती है कि हाँ वो तुम ही हो। जिसके बाद वो उसको खर्चा पानी देती है। जीटीएन उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि सी फैमिली को किसने किडनैप किया है, लेकिन मुरोंग हाई कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो जीटीएन नाइन्थ डिसाइपल से कहता है कि इसके जरा पैर तोड़ दो, ये जल्दी जवाब नहीं दे रहा है। तो नाइन्थ डिसाइपल आगे से कहती है कि अभी करे देती हूँ, लेकिन तब तक मुरोंग हाई अपना मुंह खोल देता है और वो बताता है कि उसे पता है। मुरोंग हाई आगे से बताता है कि उसे इतना ही पता है कि उन सभी कल्टीवेटर्स को कुछ फर्मोडियल कल्टीवेटर सपोर्ट करते हैं, यानी ताकतवर कल्टीवेटर्स। या था कि मुरोंग हाई को ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को जीटीएन की फैमिली मेंबर्स ने ही किडनैप किया है, यानी कि जीटीएन डाओ के डिसाइपल्स ने ही। और वो जीटीएन को एक नॉर्मल सा सीधा साधा बुढ़ा समझ रहा था, इसीलिए वो जीटीएन को आगाह करता है कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा कमीने और विलन्स हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी जान ले लेते हैं। हालांकि नाइन्थ डिसाइपल को ये सब सुन के बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और वो अपना पेट पकड़ के हंसी जा रही थी। जीटीएन मुरोंग हाई से कहता है कि इसे इग्नोर करो और तुम कंटिन्यू करो। मुरोंग हाई बताता है कि लेक साइड गैंग ऐसी कोई गैंग है ही नहीं, उन्होंने 2 दिनों पहले ही सी फैमिली को किडनैप किया था, तब तक वो लोग इसी सिटी के अंदर थे और मौज काट रहे थे। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि चलो वो लोग नकली हैं, लेकिन इसे इस बारे में कैसे पता, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो मुरोंग
भाई आगे से बताता है कि उनमें से कुछ हमारी ही फैमिली से थे। नाइन द डिसेबल आगे से कहती है साले हरामखोर, लेकिन जी10 इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पे लेके गए हैं उन्हें। मोरोंगाई हल्का सा झिझक रहा था तो नाइन द डिसेबल आगे से उंगलियां चटकाने लगती है तो मोरोंगाई आगे से कहता है कि उसे पता है वो ले जाएगा। जी10 फुगी से कहता है कि इसे अपने साथ ले चलो, हम लोग इसकी मदद से ही कल सी फैमिली को ढूंढने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग जी10 को देखते हैं जो कि दोबारा लकी ड्रॉ कर रहा था और इसे लत लग गई थी। एक रिवर्सल कार्ड जो कि मॉल से खरीदने पे 500 मेरिट पॉइंट का पड़ता है, लकी ड्रॉ में वो 3 बार में निकल आता है। शायद समझते हो ना। और 3 रिवर्सल कार्ड की वजह से जी10 को 1000 दिन जीने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही में जैसे जैसे इसके दिन बढ़ते जा रहे थे इसकी आई साइड वाई साइड भी इम्प्रूव होती जा रही थी। इसीलिए जी10 मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करता रहा और कल्टीवेट करता रहा तो फिर साला मैं तो अमर बन जाऊंगा, मुझे मरने की कोई चिंता ही नहीं करनी है। अगली सुबह होते ही जी10 मोरोंगाई से कहता है कि चलो भैया जादू शुरू करो। तो मोरोंगाई सबसे पहले आगे से नारुतो की टेक्निक इस्तेमाल करता है और कई सारे हैंड साइन बनाते हुए साइड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें इस तरफ जाना है। अब इसके बाद ये लोग उस हैंड साइन को फॉलो करते हुए एक माउंटेन पे आ जाते हैं जहाँ पे वो कल्टीवेटर थे। जी10 नाइन द डिसेबल से कहता है कि तुम्हारी बारी आ चुकी है, अपनी फैमिली को बचाओ जाके। तो नाइन द डिसेबल अपनी कल्टीवेशन को अनलॉक करती है तो उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे, जिसको देख के मोरोंगाई आगे से कहता है कि ये तो रियल जीनियस है। उसी टाइम में जंगलों के अंदर से कई सारे कल्टीवेटर बाहर निकलते हैं जो कि नाइन द डिसेबल से कहते हैं कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मोरोंगाई की ये सब कुछ देख के फट जाती है और वो कहता है कि ये तो ट्रैप है, हम लोग फंस गए हैं। इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है इसलिए ये काफी ज्यादा घबराया है। हालांकि जी10 उसे कहता है कि तुम शांत रहो भाई, लेकिन मोरोंगाई उसे कहता है कि हमें भाग चलना चाहिए। अगर नाइन द डिसेबल यहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को रोकती है तो फिर हमारे पास भागने का मौका है। लेकिन जी10 आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था। वहीं पे हम लोग नाइन द डिसेबल को देखते हैं जो कि आगे से कहती है 1 2 3 4 5 और वो सभी लोग हैरान होते हैं कि ये गिनती क्यों गिन रही है। वहीं पे उन कल्टीवेटर्स का लीडर नाइन द डिसेबल से कहता है कि हम लोग उन लोगों को नहीं मारते हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, चलो अपना नाम बता दो। लेकिन नाइन द कल्टीवेटर आगे से कहती है कि यहाँ पे 12 ब्रह्मासी कल्टीवेटर्स हैं, अब तो मजा आएगा। ये लोग भी डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें बताया गया था जो भी यहाँ पे मदद करने के लिए आए उन्हें मार दो। ये सभी कल्टीवेटर भागते हुए जाते हैं और नाइन द डिसेबल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सिर्फ फैमिली की मदद नहीं करनी चाहिए थी। जी10 पूछता है कि तुम्हें यह काम किसने दिया, लेकिन ये आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और उल्टा जी10 की बेइज्जती करता है। तो जी10 नाइन द डिसेबल से कहता है कि इन्हें बता दो कि दुनिया के ऊपर राज वही करते हैं जो ताकतवर होते हैं। तो हम लोग नाइन द डिसेबल को देखते हैं और ये अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले थे जिसके लिए सबसे पहले उड़ते हुए ऊपर जाती है और नीचे एक चक्रा बन जाता है। इससे मोरोंगाई सबसे ज्यादा हैरान होता है और ये सभी तेजी से भागते हैं नाइन द डिसेबल को मारने के लिए। लेकिन नाइन द डिसेबल आगे से 7 स्टार क्लाउड ट्रेडिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करती है जिससे वो सीधा नीचे की तरफ आती है। तो वो इन सभी लोगों के ऊपर एक एक लात मारते हुए आ रहे थे और जैसे इसके ऊपर लात पड़ती उनकी बॉडी और पीस वहीं से कट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। और नाइन द डिसेबल इसी तरीके से इन लोगों को सीधा धड़ाम से जमीन पे दे पटकती है। वहीं पे जी10 को रिवॉर्ड मिल रहे थे लोगों को मारने के लिए। वहीं पे जो इनका लीडर था उसकी आंखें बाहर आ जाती है और जीभ बाहर लटक जाती है। नाइन द डिसेबल उससे कहती है मेरी मदद चाहिए नीचे उतरने के लिए, लेकिन ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और धड़ाम से सीधा नीचे आके गिरता है जहाँ पे लाशों का ढेर पड़ा हुआ था और ये सर दबाए अपना चुपचाप बैठा हुआ था। और ये मन के अंदर सोचता है कि मुझे तो बस इतना कहा गया था कि मुझे सी फैमिली को किडनैप करना है और जो भी कोई उसकी मदद करने के लिए आए उन्हें मार देना है। वहीं पे नाइन द डिसेबल जी10 से कहती है कि मैंने वो काम कर दिया, मेरी तारीफ करिए। वहीं पे ये डर के मारे कांप रहा था, इसके हालात खराब थे। जी10 उसकी तारीफ भी करता है क्योंकि उसने लीडर को जिंदा छोड़ दिया था और वो लीडर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। ऑथर ने यहाँ पे गोर और ब्रूटल चीजों को कितनी आसानी के साथ छुपाया है, सर कटा है लेकिन मुस्कुरा रहा है। ये बिना बॉडी पार्ट्स के लाशें इधर उधर पड़ी हैं लेकिन इसे चबी टाइप में बनाया है तो ये गोर नहीं लग रहा है। जी10 उस लीडर से कई सारी चीजें पूछता है कि हॉस्टेजेस कहाँ पे हैं, क्या कोई उन्हें लेके गया, कौन था सभी चीजों के पीछे, लेकिन इसे कुछ नहीं पता था। तो जी10 कहता है कि मार दो इसे, जिसे लीडर कांपते हुए कहता है क्या तुम मुझसे और ज्यादा सवाल नहीं पूछने वाले थे। इसके बाद वो आगे से कह देता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे मारो नहीं। नाइन द डिसेबल अपना पैर एक हाथ के ऊपर रखती है तो उसकी उंगलियां टूट जाती हैं और वो लीडर से कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो लीडर रखे मारे सब कुछ बता देता है कि सी फैमिली ब्लूसन माउंटेन के ऊपर है और जिन लोगों ने मुझे ये काम दिया था वो मेरे एम्प्लॉयर थे और मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जी10 नाइन द डिसेबल से कहता है कि यहाँ पे एक ट्रैप सच में था और मास्टरमाइंड ने जानबूझ के ये मैसेज पीछे छोड़ा था। अगर ये नहीं बताता तो फिर और कोई बता देता तो फिर इसकी जिंदगी बचने में फायदा ही क्या है। और वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी कोई वैल्यू है नहीं, मारने से मेरिट पॉइंट ही मिलेंगे। तो नाइन द डिसेबल पीछे मुड़ के उसे देखती है जिससे लीडर के पसीने छूटने लगते हैं। अब इसके बाद अगला सीन दोबारा मून पैलेस का होता है जहाँ पे कई सारे सर्वेंट
भागते हुए आती है और सिक्स्थ डिसाइपल को बताती है कि उन लोगों ने पोर्ट्रेट से उनके आइडेंटिटी मिलाने की कोशिश की। दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो है या नहीं। सिक्स्थ जूनियर सिस्टर कहती है कि लगते हैं। जिसके बाद ये बताते हैं कि थर्ड सीनियर ब्रदर अभी घायल है, फोर्थ सीनियर ब्रदर माउंटेन पे अकेला है और कई सारे राइटेस्ट सेक्टर वाले वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी सक्सीड नहीं हुआ है अंदर जाने का। और वहाँ पे हेवनली सॉर्ड सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर था जिसे मार दिया गया था, उसका बेटा साया से बदला लेने के लिए अभी भी इधर उधर भटक रहा है। और फोर्थ ब्रदर अकेले उन सभी नास एंड टेलीविजन वालों को रोक नहीं पाएगा। फिफ्थ डिसाइपल आगे से कहती है कि यही मौका है मास्टर से सभी ट्रेजर्स को छीनने का। लेकिन क्या हुआ अगर वो दोनों अजनबी नहीं हुए, यानी जीटीएन और उसकी डिसाइपल। तो फिफ्थ डिसाइपल आगे से कहती है कि यही सही मौका होगा, वो हमारे जाल में फंस चुके हैं। साथ ही में ये सर्वेंट ये भी बता देती हैं कि ब्लू सन माउंटेन के जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी मारे जा चुके हैं और सी फैमिली का मास्टर भाग नहीं पाया और वो फंसा हुआ है। सिक्स्थ डिसाइपल आगे से कहते हैं कि जो कोई उन सभी कल्टीवेटर्स को मार सकता है वो पक्का जूनियर सिस्टर ही होगी। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहती है कि इविल किंग को ये लेटर भिजवा दो कि प्लान अभी तक बदला नहीं है, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। वैसे इविल किंग 8th डिसाइपल है। सिक्स्थ जूनियर सिस्टर आगे से बताती है कि 8th डिसाइपल की कल्टीवेशन 9th डिसाइपल से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को इविल किंग कहता है। 9th डिसाइपल सोचते हैं कि दुनिया को बस इतना पता है कि जीटीएन डाउन ने यहाँ पे बहुत बड़े कारनामे किए हैं और वो दुनिया को एक झटके में तबाह कर सकता है। लेकिन बात असल में ये नहीं है कि 8th डिसाइपल बहुत ज्यादा कमजोर है, बल्कि ये है कि उनका मास्टर ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इधर हम लोग जीटीएन को देखते हैं जो कि मस्त जूस पी रहा था और उसने सी फैमिली के कई सारे लोगों को बचा लिया था और ये सभी जीटीएन डाउ को वर्शिप कर रहे थे, तो फिर इसे बहुत सारे पॉइंट मिले थे। वहीं पे 9th डिसाइपल अपनी मदर से मिल चुकी थी और ये कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, सॉरी। अब इसके बाद ये लोग आगे चलते हुए जा रहे थे 9th डिसाइपल के फादर को बचाने के लिए। वहीं पे मुरोंग हाई जीटीएन से कहता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे लगता है कि ये 3 साल के अंदर ही डिवाइन कोर्ट रियलम के अंदर चली जाएगी। 9th डिसाइपल उससे कहती है कि तभी तो तुम्हारी फटी हुई थी जब वो आए थे, अब क्या यहाँ पे उड़ रहे हो। और वो मुरोंग हाई से कहती है कि खुद को लकी समझो कि तुम अभी भी हमारे काम के हो, नहीं तो हमने तुम्हें कब का मार दिया होता। वह फिर जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, मैं इसे सुधार नहीं सकता हूँ, मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, तारीफ वारीफ नहीं करूंगा। वह फिर मुरोंग हाई को ऐसा लगता है कि जीटीएन काफी ज्यादा काइंड है और उसे आसानी के साथ बात की जा सकती है। और वो जीटीएन से पूछता है कि आपने उन्हें उनकी फैमिली में वापस क्यों भेज दिया, कहीं उन लोगों को दोबारा किडनैप कर लिया गया तो। लेकिन जीटीएन आगे से बताता है कि कल्टीवेटर्स को सिर्फ फैमिली टारगेट नहीं है, अगर उन्हें पैसा चाहिए होता तो वो लोग पहले ही मांग लेते, और ऊपर से उन्होंने एक भी हॉस्टेज को मारा नहीं है। इसी का मतलब ये है कि उन्हें कुछ और चाहिए। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक मैसेंजर बर्ड उड़ते हुए आ रही थी और कौवों के हाथ पैर तोड़ रही थी। 9th डिसाइपल उड़ते हुए जाती है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे लेटर छीन लेती है। ये लेटर फोर्थ ब्रदर ने भिजवाया था, जो कि कुछ खास नहीं बताता है, बस छोटे मोटे मैटर्स के बारे में है और वो जीटीएन के वापस आने का इंतजार कर रहा है। वहीं मुरोंग को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पक्का किसी बड़े सेक्टर से आते होंगे, तभी इन लोगों के पास ड्रैगन टोकन है। जीटीएन मुरोंग से पूछता है क्या तुम्हें इंपीरियल टोकन के बारे में पता है, तो मुरोंग आगे से इंपीरियल टोकन के बारे में बताता है, जिसमें मुरोंग आगे से बताता है कि ये टोकन ग्रेट एम्परर यान का था और इसकी मदद से वो लोग बहुत बड़ी आर्मी को कमांड कर सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ तक कि सील्ड विल्ड को भी बना सकते थे। और जिसके पास भी ये इंपीरियल टोकन होगा उसे बहुत ही ज्यादा कमाल का समझा जाएगा। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि बात तो सही है, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंपीरियल फैमिली क्या इसका इस्तेमाल ऐसे ही किसी को करने देगी, वो पक्का कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अब इसके बाद ये लोग चलते चलते एक पॉइंट पे आ जाते हैं और जहाँ पे पहुंचने के बाद जीटीएन किसी से कहता है कि जल्दी से बाहर दिखा दो, और हम लोग इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगला एपिसोड एक्शन से शुरू होगा और जीटीएन एक्शन करेगा।